हे गाइस, वेलकम बैक। अभी हम पढ़ने वाले हैं योर नो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज इवोल्यूशन। यहाँ एक से दो क्वेश्चन हर साल पक्का है और क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी है, मैं बता रहा हूँ, या तो ह्यूमन इवोल्यूशन से आने वाला है, ठीक है, जो कि एक ट्रिक से याद हो जाएगा, या फिर आपका होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन का एग्जांपल से ज्यादातर क्वेश्चन आता है, या फिर नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल से क्वेश्चन, ठीक है, और हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। सो ये चैप्टर इजी है, मैं इसको बढ़िया से करा दूंगा, आपको पूरा चैप्टर भी समझ में आएगा, कंसेप्ट भी क्लियर होगा और एक भी क्वेश्चन मिस भी नहीं होगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। बात करते हैं इवोल्यूशन का। तो सिंपल भाषा में अगर इवोल्यूशन बोलो तो इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन को अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो क्या, समय के साथ चेंज होते जाना, और वो चेंजेस ऐसा होना चाहिए जो मतलब सुइटेबल हो, ठीक है। जैसे कि मान लो समय के साथ आज मैं इंसान बन गया, ह्यूमन जो था पहले चिंपांजी की तरह चलता था, करते करते आज इंसान बन गया, हम लोग का ब्रेन इतना डेवलप है, तो ना जाए कंप्यूटर लैपटॉप इतना आ चुका है, फेसबुक और जो भी आ चुका है सब, ठीक है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस डेवलप ब्रेन्स। अगर उतना डेवलपमेंट नहीं होता इवोल्यूशन के दौरान, मान लो ये जो देख रहे हो ना, अगर इवोल्यूशन नहीं होता और ऐसे ही कैसे अगर इंसान जो माना जाता है ऐसे थे, और ऐसा का ऐसे इंसान देखने को मिलता है क्या तुमको? नहीं मिलता। सो इवोल्यूशन का मतलब ये चेंज पर ऑर्डरली होना चाहिए, ठीक है, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ताकि फायदा हो, ठीक है। सो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। कौन सा लाइफ फॉर्म था उसी को स्टडी करते हैं इवोल्यूशन में। छोटा सा पार्ट है, इंट्रोडक्शन पार्ट, कोई बात नहीं। नाउ ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब अर्थ में लाइफ कैसा आया उसका ओरिजिन यार बहुत सारा है, अलग अलग लोगों ने अपना अलग अलग थ्योरी दिया, वो भी अलग अलग टाइम में, ठीक है। इसमें से कौन सा थ्योरी मोस्ट एक्सेप्टेड है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसका हुआ, हम वो देखेंगे, ठीक है। सो यार कुछ ईयर से याद रखना है, याद रख लेना बस, कि बिग बैंग थ्योरी एक थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी, उसने बताया कि द यूनिवर्स ओरिजिनेटेड अबाउट 220 बिलियन ईयर्स एगो बाय सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन। बिग बैंग थ्योरी ये कहता है कि यूनिवर्स जो है, ठीक है, अर्थ नहीं बोल रहा, पूरा यूनिवर्स हो रहा है, वो 20 बिलियन ईयर्स एगो आया था। एक ऐसा बड़ा धमाका हुआ, ठीक है, ऐसा बड़ा धमाका हुआ जिससे यूनिवर्स क्रिएट हुआ। कितना साल पहले? 20 बिलियन ईयर्स पहले। और ये धमाका इतना है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है, अनइमेजिनेबल, ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी ये कहता है। और फिर ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ? तो 20 बिलियन ईयर पहले धमाका हुआ और अर्थ जो है आपका 4.5 बिलियन ईयर से एगो बना, ठीक है। तो करीब आपका कितना 15.5 बिलियन ईयर्स का गैप लग गया अर्थ बनने में, ठीक है। फिर अर्थ का एटमॉस्फेयर में कुछ था नहीं उस समय, क्योंकि उस समय अर्थ में सिर्फ वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एमोनिया था, जो कि मोल्टेन मासेस से कवर्ड होकर रखा हुआ था। इनिशियल अर्थ के समय में देखो इस तरह से एक्सप्लोजन होके सब जगह धमाका ही धमाका चल रहा था अर्थ में। तो क्या मिलेगा? ऑब्वियसली वाटर वेपर, मीथेन, ये सब गैसेस ही मिलेंगे आपको। ऑक्सीजन नहीं था, फ्री ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है। और जब यूवी रेस सन से आता था तो वो क्या करता था, वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर देता था। जब यूवी रेस, जो सन का यूवी रेस जब इस पर पड़ता था तो इसको ब्रेक डाउन कर देता था वाटर को, ठीक है, इनटू H2O2 में ब्रेक डाउन कर देता था, ठीक है। और बाद में ये ऑक्सीजन कंबाइन करता था आपका एमोनिया, मीथेन लोगों के साथ, और फिर से वापस बना देता था आपका वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एचेटा, ठीक है। फिर से आपका वाटर कार्बन डाइऑक्साइड बना देता था। पहले का बात कर रहा हूं, पहले का जो था रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट है। क्यों? देखो यहाँ में आपका H3H है, यहाँ में भी वाटर में भी H है, ठीक है। फ्री ऑक्सीजन नहीं है, O2 बोल के पहले था नहीं, ठीक है, फ्री ऑक्सीजन था नहीं। लाहे आपका ओजोन लेयर बन गया, O3 बनने लगा, ओजोन लेयर बनने लग गया, ठीक है, जो सनलाइट का अल्ट्रावायलेट रे से प्रोटेक्शन देने लगता है। एंड एज इट कूल, अर्थ का टेम्परेचर जैसे से कूल होने लग गया, जो वाटर वेपर थे वहां में वो रेन की फॉर्म में गिर गए, और गिर के जो आज का समुद्र दिख रहे हैं ना, वो समुद्र बनाए, ठीक है, ऐसा समझाया जाता है अर्थ को। एंड लाइफ पहला बार रिपेयर हुआ आपका 4 बिलियन ईयर से पहले। अर्थ बना 4.5 बिलियन ईयर से पहले, लाइफ आया 4 बिलियन ईयर से पहले, फर्स्ट लाइफ। याद रखना है डेटा, ठीक है ना। वही जैसे कि बहुत सारा थ्योरी है, बायोजेनेसिस, पेंस्पर्मिया, क्रियोसेनिज्म, केमिकल इवोल्यूशन, इस सब को हम वन बाय वन पढ़ेंगे और डिटेल्स में पढ़ेंगे केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी को। सो एक लाइन में समझने वाला थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इसको एबायोजेनेसिस भी कहते हैं। इस थ्योरी का मतलब क्या था कि लाइफ, इस थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया कि लाइफ जो है आपका डिकेइंग या डेड मैटर से आता है। जैसे कि कोई एक चीज आपने रख दिया, वो सड़ रहा है, तो वहां में देखो वो कीड़े फतेंगे, कीड़े उगने लगेंगे। तो पहले के साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि ये जो डेड और डिकेइंग मैटर में कीड़ा उग रहा है, तो उन्होंने बोला
ये है, इसलिए वहां से कीड़ा वो जन्म दे रहा है, मतलब ठीक है। दैट मीन्स लाइफ जो था आपका डेड एंड डिकेइंग मैटर से ओरिजिनेट हुआ था अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। बट ऐसा है क्या? नहीं। बट उस समय उतना ज्ञान नहीं था और जो ज्ञानी लोग थे यही बोल के गए, ठीक है। सो इस चीज को गलत प्रूव करने के लिए मतलब लुईस पास्चर साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। उन्होंने एबायोजेनेसिस थ्योरी किसने डिस्प्रूव किया? तो याद रखना है ना, लुईस पास्चर। कैसे मतलब उन्होंने डिस्प्रूव किया? देखिए उन्होंने क्या किया, एक फ्लक्स लिया, उसको उन्होंने बॉईल किया, स्टेरिलाइज कर दिया, ठीक है, और ढक के रख दिया कंप्लीटली। देखिए ढक के रख दिया, डेड और डिकेइंग मैटर उन्होंने दिया, ठीक है, और उसको उन्होंने ढक के रख दिया, कहीं से कंटामिनेशन का कोई चांस ही होने नहीं दिया, ठीक है। अब इसमें उन्होंने देखा क्या कोई माइक्रोबियल ग्रोथ है, कोई लाइफ है? नहीं है। क्यों? क्योंकि सब मर गए हैं बॉईल होके। बट उन्होंने फिर जब बॉईल करके डेड और डिकेइंग मैटर को रखा है, ठीक है, पर उसको स्टेरिलाइज भी किया, बट वो खोल के रख दिए थे जब, और जब खोल के रखे तो ऑब्वियसली चांसेस है कि कीटाणु मतलब सम ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं मशीन खुला है। तब उन्होंने देखा माइक्रोबियल ग्रोथ हो रहा है, तो इससे उन्होंने बोला कि लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म से ही लाइफ से आएगा, ठीक है। अगर कोई लाइफ था, यहाँ में देखो पहले कोई एक आया, फिर 2-4 आएगा, तो ही लाइफ आपको दिखाई देगा। डेड ऑलरेडी यहाँ जो किल ईस्ट थे, ठीक है, इन्होंने ईस्ट को किल करके रखा था, उससे लाइफ अगर आना ही था डेड, और अगर आपका डेड से लाइफ आना था तो यहाँ में किल ईस्ट था, यहाँ में भी आना चाहिए था। क्यों नहीं आया? क्योंकि ढका हुआ था, ठीक है। सो पास्टर साहब ने बताया कि लाइफ कम ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, अगर कोई लाइफ है तो ही लाइफ आने वाला है, ठीक है। So he showed that life did not come from killist in a close pre-sterilized flux, but in an open flux. जब ओपन रखे तो ही लाइव आया, ठीक है। So इससे एबायोजेनेसिस थ्योरी इन्होंने डिस्प्रूव किया, याद रखिएगा। फिर इन लोगों ने दिया बायोजेनेसिस थ्योरी, वही कि लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। लुईस पास्चर साहब ने दिया था, याद रखना बुक में। उसके अलावा 2 साइंटिस्ट और इन्वॉल्व थे यहाँ, रेड्डी एंड स्प्लेंजेनी, ये 2 साइंटिस्ट और इन्वॉल्व थे, ठीक है, बायोजेनेसिस थ्योरी देने में। पर बुक में लुईस पास्चर आप ध्यान रख लीजिएगा, रेड्डी भी थे इसमें इन्वॉल्व एंड स्प्लेंजेनी भी थे, याद रखना, ठीक है। बट ये नहीं बता पाए इन लोगों ने, इनका डिसएडवांटेज यह था, बट दे डिडंट एक्सप्लेन दैट हाउ द फर्स्ट लाइफ कम। इन्होंने तो बता दिया कि लाइफ जो है आपका मतलब प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आने वाला है, पर फर्स्ट लाइफ कैसा है ये नहीं बता पाए, ठीक है। ये इनका डिसएडवांटेज था। जैसे कि आपका स्केलेटन एंड स्क्वान साहब ने कहा कि एनिमल्स और प्लांट सेल से बना हुआ है, पर वो लोग ने नहीं बता पाए कि फर्स्ट सेल आया कहां से, नया सेल बनता कैसे है, वो नहीं बता पाए वो लोग। उसको किसने बताया था? रूडोल्फ बार्चो साहब ने, तो उन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था। सिमिलरली इन लोगों ने बता तो दिया कि लाइफ प्री एग्जिस्टिंग से आएगा, पर पहला लाइफ क्या था ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। फिर अनदर थ्योरी है थ्योरी ऑफ पेंस्पर्मिया, ठीक है, इसे हम स्पोर थ्योरी भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या कहते हैं कि अर्थ में दूसरा प्लैनेट से कुछ स्पोर आया और वो अर्थ में आया, तो उस स्पोर से लाइफ ओरिजिनेट हुआ, ठीक है। तो कि वही बताया कि यूनिट ऑफ लाइफ मतलब स्पोर आया दूसरा प्लैनेट से अर्थ में और वो स्पोर से लाइफ ओरिजिनेट हुआ, ठीक है। तो इसे हम स्पोर थ्योरी भी कहते हैं, थ्योरी ऑफ पेंस्पर्मिया। ये भी कहाँ है सही है गलत है। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, नाम से पता चल रहा है स्पेशल क्रिएशन का बात कर रहा है, मतलब भगवान जी, ठीक है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, ये क्रिएट किया था सुपर नेचुरल पावर दैट इज गॉड। कोई का ये भी मानना था, ठीक है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। बट साइंस ये सब नहीं मानता। साइंस क्या मानेगा? जिसको आप एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर पाओ, जिसका आप डाटा दे पाओ, साइंस उसी को मानेगा, ठीक है। सो स्पेशल क्रिएशन तो याद रख लेना, भगवान का बात कर रहा है भाई। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, that is theory of chemical evolution and it was proposed by Oparin and Hilton, ठीक है। इन लोगों ने बोला कि जो पहला लाइफ फॉर्म था, ठीक है, वो ओरिजिनेट हुआ आपका नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से, सच इज मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, शुगर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा। दैट इज एबायोजेनेसिस फर्स्ट, पहले इनऑर्गेनिक मटेरियल थे आपका, ठीक है, जैसे पहले कार्बन, हाइड्रोजन ये सब पड़ा हुआ था, ये सब आपस में जुड़ के मीथेन बने, वाटर बने, अमोनिया बने, ठीक है। और ये आपस में जुड़ के क्या हो गया आपका, जैसे फैटी एसिड के लिए क्या होता है आपका, सेल मेम्ब्रेन बनने के लिए फैटी एसिड चाहिए होता है, लिपिड का बाइलेयर बनेगा ये पहले, है कि नहीं, लिपिड का बाइलेयर। उसके बाद आपका क्या होगा, उसमें कुछ प्रोटीन्स रहते हैं, कोई इंटीग्रल प्रोटीन होता है, कोई पेरिफेरल प्रोटीन होता है, पेरिफेरल प्रोटीन होता है इस तरीके से। फिर उसमें आपका कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, ये मैं सेल का बात कर रहा हूं, ये प्रोटीन स्ट्रक्चर में आपका कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स भी होंगे, शुगर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, शुगर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं।
सो अल्टीमेटली ये जब इनऑर्गेनिक मटेरियल जब ऑर्गेनिक फॉर्म मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे और वो आपस में कंबाइन करने से आपका क्या बना लेगा, सेल मेम्ब्रेन बना लेगा। लाहे लाहे करते करते आपका सेल मेम्ब्रेन के साथ लाहे लाहे एक दो ऑर्गेनेल्स भी बनाने लग जाएंगे। और इसी तरीके से जब ये एक सेल एक लाइफ की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, तो क्या करने लगेगा, एग्रीगेट होकर आपका टिश्यू बनाने लगेगा, टिश्यू होकर आपका ऑर्गन बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम आपका ऑर्गेनिज्म को गिव राइज करेगा, ऑर्गेनिज्म कम्युनिटी बनाएगा, कम्युनिटी आपका पॉपुलेशन बनाएगा, पॉपुलेशन आपका बायोम बनाएगा, और पूरा बायोम मिलकर आपका अर्थ बनाएगा, डेट इज बायोस्फीयर। तो ओपारिन और हेल्डेंस आपने यही कहा कि जो लाइफ है वो नॉन लिविंग से ही आया, इनऑर्गेनिक कुछ मॉलिक्यूल्स थे वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, और वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपस में इस तरह से एग्रीगेट करके पहला लाइफ बना है। ठीक है, हाँ देखिए प्रोटीन में है क्या, प्रोटीन में होता है क्या, अमीनो एसिड से बनता है, अमीनो एसिड में है क्या, कार्बन COH, एक हाइड्रोजन ग्रुप, एक आपका कार्बोक्सिल ग्रुप और एक NH2 ग्रुप, तो सब हो ही गया आपका, देखिए ठीक है। और इस तरीके से अमीनो एसिड जुड़ने से आपका क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। ठीक है, तो एबायोजेनेसिस फर्स्ट नॉन लिविंग ही था पहले, बट पलाई से लाइफ ओरिजिनेट होने लग गया। ये प्रपोज किया आपका ओपारिन एंड हेल्डेन साहब ने। तो इसको प्रूव किया, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ याद रखना, ओपारिन और हेल्डेन साहब का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया, तो यूरे एंड मिलर साहब ने दिया एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। ठीक है, दे प्रूव द थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन एक्सपेरिमेंटली। तो इन्होंने किया क्या, देखो इन्होंने एक फ्लक्स लिया, ठीक है, एक फ्लक्स लिया, उसमें इलेक्ट्रोड उन्होंने रख दिया काफी हाई वोल्टेज में, यहाँ में देखिए इलेक्ट्रोड रख दिया काफी हाई वोल्टेज में, और वहां में जो अर्लीस्ट अर्थ में जो गैसेस थे, जैसे आपका एमोनिया, ठीक है, मीथेन एंड आपका हाइड्रोजन, जो गैसेस थे उसको वहां प्रेजेंट किए वो फ्लक्स में। और इलेक्ट्रोड इसलिए दिए क्योंकि प्रिमिटिव अर्थ जो था उसमें खाली बिजली कड़कती रहती थी, काफी हॉट टेम्परेचर था, इसलिए इलेक्ट्रोड दिए ताकि टेम्परेचर बना रहे अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस। फिर यहाँ में कुछ बॉइलिंग वाटर भी रखे ताकि वाटर वेपर भी यहाँ जाते रहे फ्लक्स में। ठीक है, उसके बाद ये जब मिक्सचर आपस में मिला और बाद में उसको कंडेंस किया गया, ठीक है, वाटर के फॉर्म में कंडेंस किया गया और यहाँ में नीचे में रखा गया उसको, और कुछ दिन बाद देखा गया कि यहाँ ये सब चीज से आपका ऑर्गेनिक मटेरियल्स बनने लगे, अमीनो एसिड बनने लगे, और फर्दर एक्सपेरिमेंट करने गया तो यहाँ शुगर बनने लगे, लाए से आपका और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनने लगे यहाँ में। तो इन्होंने बोला हाँ भाई यूरे और हेल्डेन, मतलब हेल्डेन साहब जो थे वो सही बोल रहे थे, ठीक है, दे वर राइट दैट केमिकल इवोल्यूशन से आपका अर्थ आया है, क्योंकि ये जब अमीनो एसिड और शुगर बनने लगे आपका, फिर न्यूक्लिक एसिड बनने लगे और इनका आपस में एग्रीगेशन होने से सेल बन सकता है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल बन सकता है, तो लाइफ ओरिजिनेट हो ही सकता है। ठीक है, सो उन्होंने क्रिएट किया कंडीशन लाइक प्रिमिटिव अर्थ, जैसे हाई टेम्परेचर जो पहले वोल्केनिक स्टॉर्म होता था उसे रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, ठीक है, जैसे आपका मीथेन, एमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर, ये सब गैसेस प्रोवाइड किया और इलेक्ट्रोड देके प्रिमिटिव कंडीशन प्रोवाइड करके देखा तो हाँ भाई आपका मॉलिक्यूल जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन रहा है। सो दे वर राइट, इन्होंने केमिकल इवोल्यूशन का जो थियोरी था वो इन्होंने प्रूव करके दिखाया, जो ओपारिन और हेल्डेन साहब ने कहा। ठीक है, सो वही है, उन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बनाए क्लोज फ्लास्क में जिसमें सब गैसेस थे आपका, ठीक है, 800 डिग्री सेल्सियस में। ऐसे रिजल्ट्स हमें अमीनो एसिड बना, सिमिलर एक्सपेरिमेंट में देखा गया, तो बाद में शुगर, नाइट्रोजनस बेस, पिगमेंट फेस, ये सब भी बनने लग गया और इनका आपस में एग्रीगेशन होने से हमको पता ही है क्या बनेगा। ठीक है, तो ये कौन सा गैसेस था इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, CH4, एमोनिया, H2N, H2O, सब में एक चीज आ रहा है तो आपको ऐसे याद रख लोगे, NH3, H2, H2O, ये तो तीन ऐसे याद रहेगा और याद रख लीजिएगा आप CH4 भी। सो चारों याद रख लेना है। ठीक है, और इस तरीके से वो आपस में एग्रीगेशन होने लगे तो पहले सेल मेम्ब्रेन बना, लाए से जेनेटिक मटेरियल बनने लगे। ठीक है, सो द फर्स्ट सेल जो बना वो नॉन सेलुलर फॉर्म था जो कि 3 बिलियन ईयर से पहले आया। अर्थ बना 4.5 बिलियन ईयर से फर्स्ट लाइफ आया 4 बिलियन ईयर से पहले, और नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आया था फर्स्ट 3 बिलियन ईयर से पहले। ठीक है, तो 1 बिलियन ईयर्स टाइम लग गया सब एग्रीगेट होने में आपका, मीथेन, एमोनिया, फैट्स, प्रोटीन, ये सब एक्यूमुलेट होने में आपका 1 बिलियन ईयर्स लग गया। तो इसे हम कहते हैं क्वा सर्वेट्स कहते थे, नॉन सेलुलर फॉर्म का था। ठीक है, इनके पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैप्सूल था जिसे हम कहते थे आरएनए, प्रोटीन, सब इसके पास था, सेल लाइक प्रॉपर्टी, बट ये लिविंग स्टेट में नहीं थे। लाइफ से जब सारा क्राइटेरिया आ गया एवरीथिंग, देन ये लिविंग स्टेट में भी आ गए। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म कौन आया, कब आया, 3 बिलियन ईयर से। ओके,
नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, दैट इज एविडेंस क्या है इवोल्यूशन का। तो बहुत ईजी है, चलिए देखते हैं व्हाट आर दी वेरियस एविडेंस। सो हम पढ़ेंगे पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, फॉसिल का एविडेंस, मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल एविडेंस, बायोजियोग्राफिकल एविडेंस, बायोकेमिकल, एम्ब्रायोलॉजिकल एंड नेचुरल सिलेक्शन। सब एविडेंस हम पढ़ने वाले वन बाय वन। ओके, सो नाउ पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलेंटोलॉजी का मतलब क्या था? स्टडी ऑफ फॉसिल। और फॉसिल का मतलब क्या होता है? इट इज द रिमेन ऑफ लाइफ। कोई भी अगर आज मैं मर जाता हूँ, मेरा बॉडी जब पड़ जाएगा और मान लो 1000 साल बाद मेरा हड्डी मिला, तो वो मेरा हड्डी को ही मैं फॉसिल्स कहा जाएगा। ठीक है, अगर बाद में रेडियो डेटिंग, ये सब कार्बन डेटिंग टेक्निक होता है, वो करके जब चेक किया जाएगा तो पता चल जाएगा कि ये हड्डी कितना पुराना है। तो फॉसिल का मतलब है रिमेन्स, मतलब लाइफ फॉर्म जो पहले का जो भी बचा हुआ है रॉक्स में, अर्थ क्लास में, इस तरीके से देखो। ठीक है, उसी को हम कहते हैं, बचा हुआ पार्ट को हम कहते हैं फॉसिल। ठीक है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवोल्यूशन में हमको फॉसिल का एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करवाता है। कैसे? तो आपको अभी अपकमिंग स्लाइड्स में पता चलेगा। तो इससे हमको पता चल जाता है भाई, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस से इसका सिग्निफिकेंस है कि हमको फाइलोजेनी स्टडी कर सकते हो। फाइलोजेनी मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री स्टडी कर सकते हो या रेस हिस्ट्री। ठीक है, सपोज पकड़ लो, देखो यहाँ में इसको हॉर्स इवोल्यूशन चाहिए नहीं, जस्ट दिखाना। देखो, जब देखा गया एक हड्डी ऐसा मिला गया हॉर्स की तरह, बाद में और देखा गया और एक ऐसा हड्डी मिला, और ऐसा मिला, और एक ऐसा हड्डी मिला, और फाइनली जो मिला हड्डी रिसेंटली वो प्रेजेंट डे हॉर्स की तरह मिला, मतलब जो कि काफी पुराना है। ये सब काफी पुराना है। तो उसको साइंटिस्ट लोगों ने रिलेट कर पाया, हाँ भाई, कि पहले हॉर्स का पाँव ऐसा था, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, समय के साथ फिर ऐसा हुआ, और प्रेजेंट डे हॉर्स के पास सिर्फ 2 ही नली होता है पाँव का, पहले में 3 था, 4 था, ऐसे 3 हुआ। समझ रहे हो? तो अगर आपको सारा एविडेंस मिल जाता है, ट्रेसेस, सारा बोन्स मिल जाते हैं, तो आप फाइलोजेनी स्टडी कर सकते हो उस ऑर्गेनिज्म का, मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, कि भाई कैसा था वो, इवोल्यूशन के दौरान कैसा कैसा बन के आया। जैसे इंसान भी पहले चिंपांजी जैसे थे, ठीक है, ड्रायोपिथेकस, फिर रामापिथेकस, ठीक है, फिर फ्रूट खाने लगे, फिर मीट खाने लगे, फिर लाहे लाहे मॉडर्न ह्यूमन बने। तो कैसे पता चल रहा है? आपको पहले में कुछ एविडेंस मिला है, हड्डियां मिले हैं, उसको आप स्टडी कर रहे हो, कितना पुराना है आपको पता चल रहा है। ठीक है, उस तरीके पकड़ लो, मुझे 3 हड्डी मिला, ए बी सी पकड़ लो, और ए मिला मेरे को हॉर्स का, पकड़ लो 10,000 साल पहले, ठीक है, 10 के ईयर्स पहले, और ये मिला 5 के ईयर्स पहले, मतलब मिला, पर हमने स्टडी किया जब कार्बन डेटिंग करके, तो हमको पता चला 10,000 साल पुराना है, ये 5,000 साल, और ये 2,000 साल पुराना है। तो मैं क्या बोलूंगा? पहले ए आया, फिर बी आया, ए से बी बना, और बी से आपका क्या बना? सी बना। ठीक है, तो ऐसे काम देता है। सो हॉर्स इवोल्यूशन चाहिए नहीं, बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, और दूसरा फायदा क्या है? ये आपको स्टडी करवाने में हेल्प करेगा कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन 2 ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे एक बर्ड का हमको फॉसिल मिला था, इसका नाम था आर्कायोप्टेरिक्स, याद रखिएगा। इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। क्वेश्चन पूछता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल और बर्ड्स कौन है? आर्कायोप्टेरिक्स। क्यों? क्योंकि इसमें रेप्टाइल जैसे भी फीचर्स थे, बर्ड्स के जैसे भी फीचर्स थे। ठीक है, तो दोनों के बीच में था। देखो कितना अजूबा लग रहा है, बर्ड्स देख रहा है, भयंकर बर्ड्स लग रहा है ये, क्योंकि इनमें रेप्टाइल्स का भी फीचर था। थर्ड, तो ये सब पता कैसे चला? फॉसिल का एविडेंस से पता चला। थर्ड सिग्निफिकेंस क्या है? आप एक्सटिंक्ट एनिमल्स को स्टडी कर सकते हो। डायनासोर, क्या किसी ने डायनासोर देखा है? हाँ देखा है। कहाँ? मूवी में, ठीक है, जुरासिक पार्क एंड ऑल। रियल में कभी देखे हो? नहीं ना। पर कैसे आज मूवीज भी बन गया? कैसे मूवीज बना? क्योंकि उनका फॉसिल्स मिला गया भाई, इतने बड़े बड़े हड्डियों का फॉसिल्स मिला गया, तो ऑब्वियसली ऐसा ऑर्गेनिज्म पहले सर्वाइव किए हुए थे, तभी ना मिला। समझ रहे हो? तो ये कैसे पॉसिबल है? स्टडी फॉसिल का करके। तो ये भी इसका सिग्निफिकेंस है। एंड टू स्टडी अबाउट द जियोलॉजिकल पीरियड बाय एनालाइजिंग फॉसिल इन सेडिमेंट्री रॉक्स लेयर। मतलब कि देखो, अब अर्थ को आप जितना खोदते जाओगे, सपोज देखो ये अर्थ है, ये देखो पूरा गड्ढा है, ठीक है, पकड़ लो। वेरी इंटरेस्टिंग। देखो मैंने अर्थ को खोजा, मेरे को यहाँ में कुछ एक हड्डी मिला, तो मैं क्या बोलूंगा? ये रिसेंट है कुछ पीरियड का। आप और खोदोगे, आपको यहाँ में कुछ हड्डियां मिलेंगे, आप क्या बोलोगे? ये तो और पुराना होगा, क्योंकि इतना नीचे दबा पड़ा हुआ है। आप और नीचे जाओगे, आपको और हड्डियां कुछ मिलेंगे, फॉसिल्स, तो आप क्या बोलोगे? ये तो और पुराना है। और नीचे जाओगे तो आपको और कुछ फॉसिल्स मिलेंगे, तो आप बोलोगे ये तो और पुराना है, क्योंकि इतना नीचे दबा हुआ है। ठीक है, सो इससे आप एक टाइम का पता कर सकते हो कि इतना पुराना है, ये इतना पुराना है। उसी को हम कहते हैं जियोलॉजिकल पीरियड, जो कि याद करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, व्हाट आर दिस जुरासिक पीरियड, ट्रायसिक पीरियड, क्रियासीन, पीलोसीन, ये सब याद करने का जरूरत नहीं है। बस सिग्निफिकेंस याद रख लेना भाई, जियोलॉजिकल पीरियड स्टडी किया जा सकता है फॉसिल्स की मदद से, ऑब्वियसली।
ठीक है। इससे हमको पता चलता है द स्टडी शोड दैट लाइफ फॉर्म्स कम फ्रॉम वेराइड ओवर टाइम एंड सर्टेन लाइफ फॉर्म्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम स्पैन। कोई कोई लाइफ फॉर्म पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मिला था, जैसे डायनासोर 65 मिलियन ईयर एगो पहले ही मिला था। जितने अंदर जाओगे आप उसे स्टडी कर सकते हो, ठीक है, कि कौन सा पीरियड में कौन सा लाइफ फॉर्म था। समझ रहे हो? सॉरी। नाउ कमिंग टू सेकंड, दैट इज योर मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। सो देखो, एक सेंटेंस में आपको याद हो जाएगा। एचडी मूवी देखते हो ना, एचडी मूवी, बस एक याद रखो, सब याद हो जाएगा। कुछ नहीं करना, ये याद नहीं होता लोगों को, पर मैं याद कराता हूँ। एचडी याद रख लो। डी का मतलब क्या है? डाइवर्जेंट। होमोलोगस मतलब डाइवर्जेंट। अब देखो इसका मतलब क्या है? डाइवर्जेंट मतलब क्या है? एक चीज है, ये एक पॉइंट, यहाँ से जब कोई डाइवर्ज कर रहा है तब क्या बोलोगे? डाइवर्जेंट। अलग अलग पोजीशन में, मतलब कि ओरिजिन सेम है बट अलग अलग फंक्शन डिफरेंट है। इसका फंक्शन, ए का फंक्शन अलग होगा, बी का फंक्शन अलग होगा, सी का फंक्शन अलग होगा, डी का फंक्शन अलग होगा, ठीक है। अगर अलग अलग फंक्शन के लिए सेम पोजीशन से डाइवर्ज हो रहे तो सबको आप क्या बोलोगे? होमोलोगस ऑर्गन। तो इसका अपोजिट ऐसे एनालोगस मतलब होगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दिखाएगा। समझ रहे हो? सो देखो, होमोलोगस मतलब क्या, ठीक है। होमोलोगस मतलब क्या? एचडी, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दिखाता है। मतलब द ऑर्गन्स हैविंग फंडामेंटल सिमिलरिटी इन स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन, ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर सेम है बट हैव डिफरेंट फंक्शन, अलग अलग फंक्शन में मॉडिफाई हो गया, ठीक है। इसी को हम कहते हैं होमोलॉगी। जैसे कि देखो ह्यूमन का हैंड, देखो यहाँ में ये एनाटॉमिकल अरेंजमेंट एकदम सेम है, ह्यूमन का, चीता का, वेल का, पर बेट का, पर काम अलग है। ह्यूमन का आपका खाना वाना खाने चलने उलने में काम आता है, सॉरी नो चलना, खाना खाना, कुछ पकड़ना उठाना, काम करना, बाइक चलाना, गाड़ी चलाना। और वही वेल का आपका स्विमिंग में काम आता है, बेट्स का लटकने में काम आता है, इवन फ्लाइंग, और चीता का तेज भागने में काम आता है। सो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम था बट अलग अलग फंक्शन के लिए मॉडिफाई हो गए। समझ रहे हो? तो एचडी से याद रख सकते हो। तो अल्टीमेटली आपका होमोलॉगी जो है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करवाता है, ठीक है। क्योंकि इसका जो फोल्डिंग, ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये एकदम सिमिलर तरीके से है। सिमिलरली होमोलॉगी दिखता है आपका ब्रेन में, हार्ट में। हार्ट में भी एक लेयर है पेरिकार्डियम, ब्रेन में भी है मेनिंजेस, कवरिंग, ठीक है। सो स्ट्रक्चर सेम होता है बट फंक्शन अलग अलग होता है इनका। सिमिलरली प्लांट में अगर होमोलॉगी देखो तो थॉर्न एंड टेंड्रिल्स, थॉर्न आपका बोगनवेलिया का, टेंड्रिल्स कुकुरबिच का। तो इसका ओरिजिन सेम है बट काम क्या है? टेंड्रिल्स, थॉर्न का क्या है? प्रोटेक्शन, और टेंड्रिल्स का क्या है? आपका सपोर्ट के लिए, ग्रोइंग के लिए, ठीक है। सो देख रहे हो कितना सिंपल है। एग्जांपल याद रख लेना है भाई, कौन सा होमोलॉगी का एग्जांपल है। सो ओरिजिन ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन इज ड्यू टू क्या? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एचडी, सब याद हो जाएगा, ठीक है। सो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन मतलब क्या है? इज द इवोल्यूशन बाय व्हिच रिलेटेड स्पीशीज बिकम लेस सिमिलर टू सर्वाइव एंड अडैप्ट टू डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन। भाई अलग अलग कंडीशन में अडैप्ट हो गया, अलग अलग फंक्शन में अडैप्ट हो गया, ठीक है। नाउ एसी, एनालॉगस ऑर्गन। सो क्या है आपका यहाँ में? क्या होगा? एएसी मतलब क्या? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। सब अलग अलग ओरिजिन था बट आ गए एक ही जगह में फंक्शन के लिए। सो इसका क्या है? सिमिलर फंक्शन है देखो बट स्ट्रक्चर और ओरिजिन डिफरेंट है, एनालॉगी कहते हैं। और ये आपको कैसे होता है? ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। सो एग्जांपल देखो, विंग्स ऑफ इंसेक्ट, विंग्स ऑफ बर्ड। इंसेक्ट का विंग्स ऑफ, चाहे बर्ड्स का उड़ने का काम होता है, फंक्शन सेम, ठीक है। पर वही इंसेक्ट का विंग जो आपका है काइटिन का बना हुआ है, और जो बर्ड्स का है वो मॉडिफाइड फोल्डिंग में। सो ओरिजिन और स्ट्रक्चर अलग अलग। अनदर एग्जांपल, आइस ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स। क्या है भाई? देखने का ही तो काम है बट वही आपका ऑक्टोपस का ही रेटिना स्किन से बना हुआ, और मेमल्स का जो है एम्ब्रायनिक ब्रेन, मतलब बचपन से प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ऑक्टोपस का उसका स्किन से ढकता है पर हम लोग का क्या, ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। बट काम तो एक ही है ना, स्ट्रक्चर अलग है पर काम तो एक ही है, देखना। सिमिलरली फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन एंड पेंगुइन, काम तो एक ही है इसका, दोनों का फ्लिपर का, ओरिजिन अलग अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है। प्लांट में देखो एग्जांपल आपका स्वीट पोटैटो और पोटैटो, ठीक है। दोनों का काम क्या? स्टोरेज का, फंक्शन सेम बट ये क्या है? एक मॉडिफाइड रूट है और ये क्या है? एक मॉडिफाइड स्टेम है पोटैटो, और स्वीट पोटैटो मॉडिफाइड रूट है। एनाटॉमी में ट्रिक के साथ पढ़ा दिया हूं। सिमिलरली ट्रेकिया ऑफ इंसेक्ट,
जो कि एक्टोडर्म से बना है, और लंग्स ऑफ वर्टिब्रेट जो कि एंडोडर्म। काम तो एक ही है भाई रेस्पिरेशन का, बट ये एक्टोडर्म से बना हुआ है और हम लोग का जो है एंडोडर्म से बना हुआ है। सो स्ट्रक्चर ओरिजिन डिफरेंट, देख रहे हो। सो ये क्यों होता है? ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, एसी ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, अनरिलेटेड स्पीसीज जो होते हैं वो दे बिकम मोर सिमिलर टू सर्वाइव एंड अडैप्ट इन डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन, ठीक है। नाउ बायोकेमिकल एविडेंस, बायो नाम ही पता चल रहा है भाई, ये क्या बता रहा है कि ऑर्गेनिजम्स और सिमिलरिटीज इन प्रोटीन, जीन, अदर बायोमोलिक्यूल्स एंड मेटाबॉलिज्म, इट इंडिसेस कॉमन एंसेस्ट्री। मतलब क्या, देखो आज मैं हूं, बकरी है, काऊ है, हॉर्स है, इससे पहले डायनासोर था, जो भी था, जेनेटिक मटेरियल क्या था? या तो डीएनए या फिर आरएनए, है कि नहीं। और सबसे लाइफ फॉर्म जो पहला था उसका जेनेटिक मटेरियल क्या था? आरएनए। आरएनए से ही आपका मॉडिफाई होकर डीएनए बना, और जब डीएनए से जरूरत पड़ता है तो आरएनए भी बनता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके, और ये डीएनए से फिर क्या बनता है? आपका प्रोटीन बनता है। तो भाई सारा ऑर्गेनिज्म में तो प्रोटीन रहेगा ही, बायोमोलिक्यूल्स रहेगा ही। सो कहीं ना कहीं आज का मॉडर्न डे में हम लोग का जो भी जेनेटिक मटेरियल है, कहीं ना कहीं आपका प्रिमिटिव से ही तो आया हुआ है। वेराई करता है अलग अलग, दे वेराई इन डिफरेंट, ओके, बट आया तो है एंसेस्टर से ही ना, तो वही बोल रहा है, ठीक है, कि कॉमन एंसेस्ट्री इंडिकेट करवाता है आपका ये सब का प्रेजेंस। वरना हम लोग का जेनेटिक मटेरियल होना ही नहीं चाहिए था अगर कॉमन एंसेस्ट्री नहीं होता तो, या फिर कुछ और होना चाहिए था, ओके। बट समय के साथ डीएनए वाज मोर सुइटेबल, हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, मोलिकुलर बेसिस में मोर स्टेबल, इसलिए डीएनए जेनेटिक मटेरियल बन गया। बायोजियोग्राफिकल एविडेंस काफी सिंपल है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसे हम एडाप्टिव रेडिएशन भी कहते हैं, जो किसने? डार्विन साहब ने दिया था। डार्विन साहब एक समुद्री यात्रा में चले गए अपने शिप में, उसे हम HMS बीगल भी कहते हैं, ठीक है। HMS बीगल शिप में गए थे, याद रखना ये चीज। और आइलैंड कौन सा था? गैलापागोस आइलैंड में। और वहां में उन्होंने देखा बर्ड्स का एक वेराइटी, फिंचेस को, क्या? फिंचेस को। और देखा उन्होंने फिंचेस को अलग अलग फूड हैबिट का, वैसे वो अलग अलग तरीके से अडेप्ट कर गए, ठीक है। जो फ्रूट खाता था उसका बीक थोड़ा बड़ा हो गया, पकड़ लो। जो आपका लीव्स पे सपोज सर्वाइव करता था उसका थोड़ा बीक अलग हो गया। जो अलग पे सर्वाइव करता था उसका अलग अलग तरीके से बीक का मॉडिफिकेशन हो गया कॉमन जगह से। सो वो अडेप्ट हो गए और रेडिएट हो गए। देखो एक कॉमन स्पीसीज से अपना अडेप्ट होकर रेडिएट हो गए, तो इसी को उन्होंने बोला एडेप्टिव रेडिएशन। तो उन्होंने किसको देखा था? एग्जाम्पल इसका डार्विन फिंचेस, क्योंकि डार्विन साहब ने देखा था उस फिंचेस स्पीसीज का एडेप्टेशन। कौन सा जगह में? गैलापागोस आइलैंड में, ठीक है। सो एडेप्टिव रेडिएशन मतलब क्या भाई? इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन ए ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है, पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट, ठीक है। फिर से और एक एडेप्टेशन का एग्जांपल है आपका ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। यहाँ में ये भी अपना अलग अलग तरीके से सर्वाइव करने के लिए इवॉल्व हो गए। जैसे कि कोई टस्मानियन उल्फ बन गया, कोई टाइगर केट बन गया, कोई बेंडेड एंटीटर बन गया, ठीक है, कोई कंगारू बन गया, कोई आपका वोबर्ड बन गया, कोई बेंडिकोट बन गया। सो इसका एक एग्जांपल है, मैं दिखा दूंगा आगे, उसको ध्यान रखना है। और एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल में इसको ध्यान रखना है, ओके। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया में प्लेसेंटल मैमल्स अलग अलग तरीके से मॉडिफाइड हो गए, ठीक है, कॉमन पॉइंट से रेडिएट हो गए प्लेसेंटल मैमल्स। सो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल आपका एंड प्लेसेंटल मैमल्स दोनों। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात होने जा रहा है, ध्यान देना। ये आपका पकड़ लो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स रेडिएट हो रहे हैं, ठीक है, एडेप्ट हो रहे हैं। और यहां में पकड़ लो तुम आपका मैमल्स, ऑस्ट्रेलिया में प्लेसेंटल मैमल्स, ये भी रेडिएट हो रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, देखो अब जब ये रेडिएट हुए तो ये आपस में मिल रहे कि नहीं? देखो ये आपस में दोनों अगर सेम जगह में गए तो मिल रहे कि नहीं, ठीक है। और जब दो अलग अलग आके एक पॉइंट में मिलते तो उसे हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। सो आपका ये दोनों जो है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स दोनों आपका क्या इवोल्यूशन दिखाता है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। मतलब कि अगर आपका एक ही ज्योग्राफिकल लोकेशन में दो अलग अलग चीज का रेडिएशन और एडेप्टिव रेडिएशन दिखा रहा है, देन दे अल्टीमेटली लीड टू क्या? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। देखो सो पढ़ो कि व्हेन मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन इज अपीयर्ड इन एन आइसोलेटेड, एक पर्टिकुलर जगह में ज्योग्राफिकल रीजन, तो क्या में रिजल्ट करेगा? कन्वर्जेंट में। देखो यहाँ में फिगर में इधर से ये रेडिएट कर रहा है, उधर से ये रेडिएट कर रहा है, तो कॉमन जगह में मिल गया आपस में, ठीक है, ये कॉमन जगह में मिल गए, तो यही हो गया उनका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दिखा रहा है। अगर आइसोलेटेड जगह में, बार बार बता रहा हूँ, आइसोलेटेड जगह में दो अगर एडेप्टिव रेडिएशन हो रहा है,
या एक से ज्यादा, तो क्या दिखाएंगे आपका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, सिंपल। तो वही है, तो आपका ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल मेमल का भी वही हो गया। सो इनमें काफी सिमिलरिटी हो गया। देखो जैसे कि प्लेसेंटल मेमल्स में मोल था, वो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में भी एक मोल बना, उसे हम बोलते हैं मार्सुपियल मोल। प्लेसेंटल मेमल का एंटीटर ऑस्ट्रेलियन का एंटीटर जिसे हम नंबर्ड कहते हैं उसके साथ सिमिलर है। प्लेसेंटल मेमल का मोस इसका मार्सुपियल मोस से सिमिलर है। प्लेसेंटल मेमल का लेमूर इसका आपका स्पॉटेड कस्कस के साथ सिमिलर है। इसका फ्लाइंग स्क्वायरल इसका फ्लाइंग फैलेंजर। बॉबकैट टस्मानियन टाइगर कैट। उल्फ टस्मानियन उल्फ। तो यार इसको याद रख लेना है। क्यों याद रख लेना है? बिकॉज अगर आपको ऐसा मैच द फॉलोइंग देता है, लेम्यूर, फ्लाइंग स्क्वायरल और इधर में दे दिया ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का मैच द फॉलोइंग, तो आपको याद रख लेना है। तो पहला तो सिंपल है भाई, मोल मार्सुपियल मोल, एंटीटर नंबर्ड, ठीक है, एंट में एन आ रहा है तो याद रख लेना एन से क्या नंबर्ड। मोस मार्सुपियल मोस सिंपल है। लेमूर आपका स्पॉटेड खसखस, ठीक है। सो देख लेना फ्लाइंग स्क्वायरल, तो यहाँ देखो फ्लाइंग फैलेंजेस, याद रख लेना इस तरीके से अलग अलग है। बॉबकैट तो देखो बॉबकैट कैट है, तो यहाँ में देखो टाइगर कैट, ऐसा याद रख लेना। उल्फ टस्मानियन उल्फ। सो मैच द फॉलोइंग आ सकता है, तो इसको ध्यान रख लेना। ध्यान मतलब याद रख लेना है। ओके, नाउ कमिंग टू एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस। पहला बात तो क्वेश्चन 2020 में आया था कि किसने प्रपोज किया? अर्नेस्ट हैकेल साहब ने। किसने? अर्नेस्ट हैकेल, ठीक है। और इसको डिस्प्रूव भी किसने किया था? तो कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर साहब ने इसका रिजेक्ट किया था, इसी आपका एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस को प्रपोज किया था हैकेल साहब ने, रिजेक्ट भी किया आपका अर्नेस्ट वॉन बियर साहब ने, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट हैकेल, इन्होंने क्या बोला कि जितना भी वर्टिब्रेट एम्ब्रायो है उनका सम कॉमन फीचर्स होता है जो एडल्ट में एब्सेंट होता है। दैट इज की जितना भी आपका वर्टिब्रेट है, ऑल वर्टिब्रेट एम्ब्रायो इंक्लूडिंग ह्यूमन, उनमें वेस्टिजियल गिल स्लिट होता है जो कि आपका बेसिकली फिशेस में होता है, ठीक है। बट वो वर्टिब्रेट का एम्ब्रायो में भी होता है, जस्ट बिहाइंड द हेड, ठीक है। बट ये तो फंक्शनल है फिश में ही, एडल्ट वर्टिब्रेट में तो नहीं आने वाला है। देखो इस तरह से गिल स्लिट, फिर टेल्स भी दिखता है, रेप्टाइल्स की तरह टेल्स आने लग गया, ठीक है। हम लोग का अभी भी थोड़ा बहुत एक टेल पीछे में रहता है जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है। सो इन्होंने वही बोला कि एडल्ट जो है आपका ह्यूमन मतलब वर्टिब्रेट एम्ब्रायो, वो सारा स्टेज से पार करता है आपका, ठीक है। ये वाला फिशेस वाला कैरेक्टर दिखाता है, एम्फीबियन वाला कैरेक्टर दिखाता है, ठीक है। फिर आपका रेप्टाइल वाला कैरेक्टर दिखाता है, एप्स वाला कैरेक्टर दिखाता है, ठीक है। इन्होंने ये बोला, पर एडल्ट में नहीं रहता। सो उसी को इन्होंने डिस्प्रूव किया, किसने? वॉन बियर साहब ने। उन्होंने बोला कि एम्ब्रायो नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल, मतलब एम्ब्रायो में जो था वो एडल्ट स्टेज में है ही नहीं, तो ये कैसे आप इसको एविडेंस बोल सकते हो, ठीक है। सो इन्होंने डिस्प्रूव किया इसको। नाउ कमिंग टू नेचुरल सिलेक्शन, इट इज वेरी सिंपल यार, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। सो उससे पहले 2 मिनट का मैं ब्रेक ले लेता हूं, पानी वानी पी लेता हूं, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं नेचुरल सिलेक्शन से। सो गाइस नाउ योर एविडेंस हम देखेंगे नेचुरल सिलेक्शन से, ठीक है। अब यहाँ से पार्ट जो इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखो नेचुरल सिलेक्शन मतलब क्या? नेचर सेलेक्ट करने वाला है। अब नेचर किसे सेलेक्ट करेगा? मान लो ये 2 स्टूडेंट है, 2 इंडिविजुअल है, 2 ऑर्गेनिज्म है। मान लो ये हमेशा बीमार है, तबीयत खराब है, इम्यूनिटी वीक है, और ये तगड़ा है, इम्यूनिटी एकदम मस्त है, सही है। तो फिर बताओ कौन जिंदा बचेगा? ये बीमारी ये मर जाएगा, और ये जिंदा है, ये सर्वाइव करेगा तो ये बच जाएगा, सर्वाइव कर पाएगा तो वाई यूसी स्ट्रॉन्ग। तो नेचर भी किसको सिलेक्ट करेगा? बीमारी वाले को ना, अच्छा वाले को, ऑब्वियसली तगड़े वाले को, ठीक है। सो जो तरह एनवायरमेंट में सर्वाइव कर पाता है, जिसका रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी अच्छा है, नेचर उसी को सिलेक्ट करता है, ठीक है। सो सिंपल है नेचुरल प्रोसेस। सो इसका एग्जांपल देखते हैं इंडस्ट्रियल मेलालॉजी में, और एक है वो हम देखेंगे वन बाय वन। देखो इंडस्ट्रियल मेलालॉजी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ये, ठीक है। क्वेश्चन बनता है इस पे, देखो बताता हूँ। इंग्लैंड में बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन 1850 से पहले उतना फैक्ट्रीज कंपनीज डेवलप नहीं था, तो उसमें क्या था आपका जो है व्हाइट कलर का व्हाइट विंग मोथ जो है, साइंटिफिक नेम नीचे, वो ट्री में ज्यादा दिखाई देते थे देन डार्क विंग मोथ, ठीक है। पर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद डार्क विंग मोथ ज्यादा दिखाई देने लगे और व्हाइट विंग वाला कम दिखाई देने लग गया।
मतलब क्या कह रहा हूं मैं बता रहा हूं, देखो ये ट्री का ट्रंक है, ठीक है, पकड़ो ट्री ट्रंक। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन पे से पहले सिंस पोल्यूशन कम था, फैक्ट्रियां कम थी, तो यहाँ में व्हाइट कलर का लाइकन ग्रो करता था। क्या? व्हाइट कलर का लाइकन। सो व्हाइट कलर का लाइकन पे आराम से आपका व्हाइट मोथ सर्वाइव कर जाता था, कैमोफ्लेज कर पाता था, जिसकी वजह से उसका प्रीडेटर उसको खा नहीं पाता था, बिकॉज वो कैमोफ्लेज कर जाते थे। और व्हाइट वाले में वही आपका इस तरह से काले कलर का मूथ था, तो काला वाला आराम से विजिबल है, तो काले वाले ज्यादा अटैक खाया जाता था, प्रीडेटर्स को अटैक करते थे, तो काले वाला कम हुआ करता था बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्यों? क्योंकि व्हाइट वाला बढ़िया से सपोर्ट है, तो नेचर उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। बट आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, धुआं पोल्यूशन दुनिया भर का बढ़ गया, तो ट्री ट्रंक जो है लाइकन ग्रो नहीं होकर डार्क होने लग गया। अब डार्क में देखो यहाँ काला वाला बढ़िया से सर्वाइव कर जाएगा कैमोफ्लेज, और ये व्हाइट वाला जो था वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसको प्रीडेटर आराम से पकड़ लेगा, कैमोफ्लेज नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो तो व्हाइट है, तो व्हाइट ब्लैक में तो आराम से दिख ही जाता है, ब्लैक बैकग्राउंड में, है कि नहीं। सो इसलिए आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन डार्क वाला ज्यादा था और व्हाइट वाला कम था, वही बात है, ठीक है। सो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन तो वहां में व्हाइट कलर का लाइकन ग्रो करता था, ट्री को कवर करके रखता था, और उस बैकग्राउंड में आपका व्हाइट वाला मोथ जो था सर्वाइव करता था और डार्क वाला नहीं, क्योंकि डार्क वाले को प्रीडेटर सफेद बैकग्राउंड में आराम से उठा लेता था। पर वहीं आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन जब फैक्ट्रीज आने लगी, तो क्या बता रहा, कोई लाइकन नहीं बचा ड्यू टू स्मोक एंड सूट, ठीक है। और इस सिचुएशन में व्हाइट विंग जो है सर्वाइव नहीं कर पाते थे, नेचर उसको फेवर ही नहीं करेगा, बिकॉज यू आर नॉट कैमोफ्लेजिंग। अब कैमोफ्लेज नहीं हो पा रहे हो, देखो व्हाइट वाला आराम से दिख रहे थे, क्यों कैमोफ्लेज करेगा नेचर इसको, जादू मंत्र तो करेगा नहीं, तो प्रीडेटर इसको आराम से देख लेते थे और इसका काम तमाम, इसलिए कम होता था। और डार्क वाले मोड जो थे ज्यादा होते थे, बिकॉज वो सर्वाइव कर पा रहे थे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है, तो नेचर भी उसी को सेलेक्ट करने वाला है। सो ये बात था आपका, दैट इज इंडस्ट्रियल मेलालिज्म, जो कि नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल है। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज इन ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड्स, एंटीबायोटिक और ड्रग्स। पहले जब कछुआ दवाई निकला था, मोर्टिन, जलाओ मोर्टिन, मच्छर मर जाते थे। आजकल जलाओ नहीं मरेंगे, भाग जाएंगे, मरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनको मिलते मिलते देर ना एडेप्टिव, रेजिस्टेंट हो गया उनका शरीर, ठीक है। सिमिलरली आप कोई भी बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक देते रहो, कुछ समय के बाद उसको थोड़ा भी समय मिला तो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाता है उस एंटीबायोटिक के खिलाफ, ठीक है। सो ये सब रेजिस्टेंट वेराइटी डेवलप हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये आपस पकड़ लो, आपका यहाँ में 100 थे, 100 में से आपने एंटीबायोटिक देके दूसरा जब प्लेट में डाला, तो ऐसे 99 मर गए, एक बच गया। ये क्यों बच गया? बिकॉज ये सर्वाइव कर पाए उस कंडीशन को। अब ये सर्वाइव कर पाए तो ये नए स्पेसीज के रूप में जन्म लेगा, जो कि तगड़ा है, रिप्रोड्यूस करके ऑलमोस्ट एक नया स्पेसीज ही बना लेगा, और ये रेजिस्टेंट होगा। तो नेचर इसको, क्यों नेचर ने 99 को सिलेक्ट नहीं किया, सिर्फ एक को सिलेक्ट किया? बिकॉज ये सर्वाइव कर पाए, इसलिए नेचर ने इसको सिलेक्ट किया, इसका रिप्रोडक्शन बढ़ता गया और ये हीरो बन गया, इनका पॉपुलेशन बढ़ गया फिर, ठीक है। सो ये जो एग्जांपल है, ये क्या है आपका नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल है बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज का वजह से, ठीक है। सो सिंपल है बहुत। नाउ देख लिया, बात है थ्योरीज ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। यार ये 9-10 में भी बहुत पढ़े हो, जैसे लामार्क का थ्योरी, डार्विन थ्योरी, हुगो डी वेराइस का थ्योरी, ठीक है। इसी को अभी हम पढ़ेंगे वन बाय वन। सो लामार्क ने थ्योरी प्रपोज किया था, थ्योरीज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, लामार्क ने, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो इवोल्यूशन हो रहा है लाइफ का, वो आ रहा है बाय इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। जो भी कैरेक्टर एक्वायर्ड हो रहा है, आज सपोज मेरे में जो कैरेक्टर है, ठीक है, वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, और ये जो कैरेक्टर एक्वायर्ड मतलब क्या, लाइफ टाइम में मिलने वाला कैरेक्टर, और ये कैरेक्टर कैसे आने वाला है, ये आएगा बाय यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेन। जैसे कि इवोल्यूशन बाय यूज ऑफ ऑर्गेन, जैसे कि जिराफ को पेड़ से पत्तियां खानी थी, तो अपना गला लंबे कर करके खाते थे, तो समय के साथ साथ उसका गला बड़ा हो गया, देखो इस तरीके से, जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। सो ये एक्वायर्ड हुआ, और उन्होंने बोला कि ये इनहेरिट हुआ। प्लस इवोल्यूशन बाय डिसयूज, जैसे डिसअपीयरेंस ऑफ लिम्स इन योर स्नेक्स, स्नेक में लिम्स का जरूरत नहीं तो डिसअपीयर हो गया, पर ये गलत है। क्यों गलत है? आज अगर एक बंदा एकदम बॉडी बिल्डर है, तो जरूरी नहीं है कि उसका बच्चा जो है पूरा बॉडी बिल्डर होगा, जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर जो होता है ये तो इनहेरिट होता है, और वो इनहेरिट होगा ओनली थ्रू जीन्स, थोड़ी आपका क्या बोलते हैं ये नीड या यूज या डिसयूज के बेसिस पे आपका इनहेरिट होने वाला है, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए ये थ्योरी जो ना सक्सेसफुल नहीं रहा। आप खुद ही सोचो कैसे सक्सेसफुल होगा, समझ रहे हो?
क्योंकि कोई भी कैरेक्टर तो पास होगा कैसे, आपका जीन से पास होगा ना, डीएनए से। और लामार्क साहब ने बोला कि जिसका यूज किया जाता है मतलब वो नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाएगा, जो भी कैरेक्टर आ रहा है। इसका मतलब जोना अब्राहम तगड़ा है, उसका बच्चा जरूरी थोड़ी है जोना अब्राहम जैसा क्यूट हेल्दी बने। हो सकता है वो हेल्दी, हो सकता है वो मतलब उतना बॉडी बिल्डर ना हो, हमारे जैसा हो, ठीक है। सो ऐसे केसेस में तो गलत हो गया, तो ये गलती है। क्यों? क्योंकि भाई कैरेक्टर हमेशा जाता है तो भाई जीन से ही जाएगा, यूज और डिसयूज का वजह से नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डार्विन थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है डार्विन साहब का थ्योरी, ठीक है। दैट इज योर थ्योरीज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन इट वाज प्रपोज्ड बाय चार्ल्स डार्विन, ठीक है। देखो सिमिलर प्रकार का, और डार्विन साहब ने कहा गए थे, मैंने बोला था समुद्र यात्रा में गए थे, एक शिप पे नाम था HMS बीगल, ठीक है। और इस तरह सिमिलर प्रकार का काम कंक्लूजन दिया था हम लोग का अल्फ्रेड वालेस साहब ने भी, और उन्होंने कहा काम किया था मलय आर्चीपेलागो, याद रख लेना। डार्विन साहब आपका गैलापागोस आइलैंड और अल्फ्रेड वालेस सिमिलर प्रकार का कंक्लूजन दिया, जैसे आपका डार्विन साहब ने दिया था, कहां में काम करके, मलय आर्चीपेलागो में काम करके। और क्वेश्चन पूछता है कि डार्विन साहब किससे आपका इंस्पायर्ड थे, तो याद रखना डार्विन साहब वाज इंस्पायर्ड बाय थॉमस माल्थन, ठीक है। थॉमस माल्थन वो पॉपुलेशन के ऊपर में काम किए थे, तो डार्विन उनसे काफी इन्फ्लुएंस हुए थे उनका काम से। ये 3 पॉइंट यहां ध्यान रख लेना। अब डार्विन का जो कॉन्सेप्ट था वो 2 पॉइंट पे ही सिर्फ डिपेंडेंट था, 2 पॉइंट ही उनका जो की पॉइंट था, उनका सिर्फ 2 ही की पॉइंट था, मेन की पॉइंट। देखो क्या क्या डार्विन साहब कहते हैं ब्रांचिंग डिसेंट। ब्रांचिंग डिसेंट मतलब एक कॉमन एंसेस्टर था, वही सबसे पहले कॉमन एंसेस्टर था, उसी के बाद जरूरत के हिसाब से जो अडॉप्ट कर पाए अलग अलग एनवायरमेंट में, जिसका जो रिक्वायरमेंट था उसके थ्रू से सबने अलग अलग तरीके से रेडिएट करके अपने आप को मॉडिफाई करके आज सर्वाइव कर रहे हैं। सो कॉमन जगह से सब रेडिएट हुए, देखो सब जितना भी है अकॉर्डिंग टू डार्विन ने ये बोला, ठीक है। इसे हम ट्री ऑफ लाइफ भी कहते हैं। और दूसरा है इन्होंने बोला नेचुरल सिलेक्शन, जो कि मैंने अभी बोल दिया। देखो यहां से भी एक समझाया जा रहा है, ये कॉलोनी ए है, ठीक है। यहाँ में देखो ये कुछ बैक्टीरिया है, यहाँ सारा बैक्टीरिया है, आपको इसने डाल दिया यहाँ एंटीबायोटिक, जब डाल दिया आपने तो आपने देखा कि यहाँ से कुछ ही सर्वाइव कर पा रहे, बाकी सब मर गए। अब ये जो सर्वाइव कर पा रहे रेजिस्टेंट जो बैक्टीरिया है, ये ग्रो करेंगे, नेचर इसको फेवर करेगा बिकॉज दे सर्वाइव, और ये ग्रो करते करते अपना अलग ही एक स्पेसिस बना लेंगे बिकॉज नाउ दे कैन सर्वाइव दिस एंटीबायोटिक, इसलिए इनका नया स्पेसिस हो गया, ये सर्वाइव कर पाता है ये पर्टिकुलर एंटीबायोटिक को। सो जो कॉलोनी बी जो है वो आपका ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो इसलिए इसको नेचर ने इसको फेवर किया, जबकि कॉलोनी ए में 99% जो थे वो कम स्ट्रॉन्गर थे, इसलिए नेचर ने इसको फेवर नहीं किया, ठीक है। तो यही बात है हमें। सो बी इज बेटर देन ए अंडर न्यू कंडीशन, दस नेचर सेलेक्ट किया जो फिट है, जो रिप्रोड्यूस कर पाता है, नेचर उसी को सिलेक्ट करेगा। क्लियर है? सो यही नेचुरल सिलेक्शन का बात इससे पहले भी बताया था ना। डार्विन साहब का जो थ्योरीज था वो 5 फैक्ट पे डिपेंडेंट था, बहुत सिंपल है, देखिए नेचुरल सिलेक्शन का। दैट इज हेरिटेबल माइनर वेरिएशन, वेरिएशन जो है वो हेरिटेबल होता है, एक से दूसरा जनरेशन में जाएगा, और माइनर होता है, ठीक है। बेनिफिशियल या हार्मफुल और माइनर होने वाला है, एकदम बड़ा वेरिएशन नहीं होता, लाहे लाहे होता है। और पॉपुलेशन, जब आपका रिप्रोडक्शन एबिलिटी ठीक है तो पॉपुलेशन बढ़ेगा। उन्होंने बोला नेचर अगर सेलेक्ट करेगा किसी फीट को तो पॉपुलेशन बढ़ेगा ही। और पॉपुलेशन बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपका रिसोर्सेज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो रिसोर्सेज आर नॉट इंक्रीज इन अकॉर्डिंग विद द पॉपुलेशन साइज। नेचर सिर्फ जो फिट है उसको बढ़ा रहा है, उसका पॉपुलेशन फिट है तो वही रिप्रोड्यूस करो, नंबर बढ़ाते रहो बिकॉज यू आर फिट। इसका मतलब ये नहीं कि आपका रिसोर्स बढ़ जाएगा। और उनमें भी सपोज पूरा बढ़ते जा रहे हैं तो उनमें भी कंपटीशन होने वाला है, ठीक है। उनमें भी कंपटीशन होने वाला है क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है, ये रिसोर्स लिमिटेड है, और जो इसमें भी फाइट करके जीत पाएगा उसी को नेचर सेलेक्ट करेगा। दैट इज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंट एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट रहेगा, जो लड़के जीत पाएगा वही सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। सो इन द स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल एग्जिस्ट होने के लिए स्ट्रगल करते समय ऑर्गेनिज्म जिसका बेनिफिशियल वेरिएशन हुआ था, ठीक है। मान लो 2 ऑर्गेनिज्म थे, इसका बेनिफिशियल हो गया कि इसका मतलब 2 तगड़ा तगड़ा आर्म्स आ गया, पकड़ लो हाथ आ गया इसका 2 तगड़ा, और इसका वेरिएशन में छोटा बहुत छोटा हाथ आया, तो भाई इसके लिए बेनिफिशियल था, ए वाले के लिए बेनिफिशियल वेरिएशन था, देन बी, तो ए यहां जीत जाएगा, वही बोल रहा है। सो जिसका बेनिफिशियल वेरिएशन था वो रिसोर्स को यूटिलाइज बेटर कर पाएगा, तो सर्वाइव और रिप्रोड्यूस भी बेटरली ही करेगा, तो इसी को हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। और ऑब्वियसली न्यू फॉर्म अपेयर हो जाएंगे और जो पुराना था वो गायब हो जाएंगे। तो ये आपका बेसिस था आपका थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का मुद्दा, ठीक है। बट
डार्विन साहब ने इग्नोर कर दिया ओरिजिन ऑफ वेरिएशन। भाई ये वेरिएशन आ क्यों रहा है, ठीक है, व्हाई दिस वेरिएशन आर कमिंग एंड व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। ये स्पीसीज, नया स्पीसीज जो बन रहा है वो क्या है, क्यों बन रहा है, उसको डार्विन साहब एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है, इग्नोर मार दिया। तो जब भी कोई चीज छोड़ के जाते तो नया बंदा आएगा ही उसको समझाने के लिए। तो हम लोग का नए साहब जो थे वो कौन आए, आपका हुगो डी वेराइज साहब, हुगो डी वेराइज। इन्होंने प्रपोज किया म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था इवनिंग प्राइमरोज, ठीक है, याद रख लेना, ओइनोथिरा लामार्कियाना साइंटिफिक नेम याद रख लेना। हुगो डी वेराइज म्यूटेशन थ्योरी दिए, किस पे काम किए थे, इवनिंग प्राइमरोज पे काम किए थे, ठीक है। और इन्होंने बोला कि जो म्यूटेशन है वो, जैसे आपका डार्विन साहब ने बोला माइनर वेरिएशन से, उसके वजह से नहीं हो रहा है आपका इवोल्यूशन। इवोल्यूशन हो रहा है आपका थ्रू म्यूटेशन, म्यूटेशन हो रहा है तो ही इवोल्यूशन होते आ रहा है। किसने बोला, हुगो डी वेराइज साहब ने बोला, ठीक है। सो देखो डार्विन साहब का वेरिएशन क्या है, आपका माइनर है, स्लो है एंड डायरेक्शनलेस है। हमको पता है ये बेनिफिशियल है, ये करने वाला है, ठीक है, जिसके वजह से आपका इवोल्यूशन तो होगा बट ग्रेजुअल होने वाला है, न्यू स्पीसीज नहीं बनने वाला। उसी को तो डार्विन ने इग्नोर मारा था। और म्यूटेशन वेरिएशन, हुगो डी वेराइज ने बताया कि म्यूटेशनल वेरिएशन जो सडन होता है, रैंडम, पता नहीं क्या म्यूटेशन हो, क्या नेक्स्ट क्या बनने वाला पता नहीं, डायरेक्शनलेस। हो सकता है तगड़ा स्पीसीज बना दे, हो सकता है आपका स्पीसीज कुछ अलग ही बना दे, एकदम नुकसान पहुंचा दे, ठीक है। तो सडन होता है, म्यूटेशन बोल के नहीं आने वाला है, म्यूटेशन आ रहा हूं, सडन, रैंडम और डायरेक्शनलेस, क्या बनेगा पता नहीं। और कभी तो इतना भयंकर म्यूटेशन हो जाता है, लार्ज म्यूटेशन हो जाता है कि एक झटका में नया स्पीसीज बन जाएगा, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं सल्टेशन। सल्टेशन मतलब क्या, आपका सिंगल स्टेप में लार्ज म्यूटेशन हो जाना, ठीक है। और सपोज देखो यहाँ में आपका बहुत सारा ऑर्गेनिज्म थे, मान लो बहुत सारा ऑर्गेनिज्म थे, धड़ाक से म्यूटेशन हो गया एकदम बहुत बड़ा, और यहाँ सिर्फ आपका बचे 3-4 ही जो कि एकदम अलग वेराइटी के थे। तो अब ये जाके आपका 3-4 से आपका ये 3-4 तो बनाएंगे, तो थोड़ा नया स्पेसिस हुआ ना ओल्डर के साथ, क्योंकि ओल्डर की तरह सेम रहते तो ये भी मर जाते हैं। तो यही सिंगल स्टेप का जो लार्ज म्यूटेशन होता है इसे हम कहते हैं साल्टेशन। सो ये 2 पॉइंट एटलीस्ट याद रख लेना है भाई नीट के लिए, कि डार्विन का म्यूटेशन माइनर था तो स्लो है, डायरेक्शनलेस, और सॉरी डायरेक्शन था उसमें, पर म्यूटेशन में सडन, रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। ओके, नाउ हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। 2 साइंटिस्ट है, हार्डी एंड वेनबर्ग, ठीक है। देखिए इन्होंने क्या बोला कि एक पॉपुलेशन की एलील फ्रीक्वेंसी, अब देखो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है जीन, और एक जीन के लिए कितना एलील है, नॉर्मली 2 एलील, ठीक है। सो ये एलील जो फ्रीक्वेंसी है, मान लो, ठीक है, मान लो इस रूम में 10 बंदे हैं हम, तो 10 बंदे का सपोज मेरा पूरा बॉडी के लिए पकड़ लो, 2 जीन के लिए 2 एलील, तो 10 के लिए कितना, 20 एलील होगा, ठीक है। सो ये जो टोटल मेरे पॉपुलेशन में 10 लोगों का सपोज यहाँ पॉपुलेशन में जो टोटल जीन होगा, टोटल एलील होगा, उसको हम कहते हैं जीन पोल। मेरा पॉपुलेशन का उसको मैं क्या कहूंगा, हम 10 लोगों का जीन पोल कहूंगा। जीन पोल मतलब क्या, हम टोटल लोगों का जीन, ठीक है, उसको हम जीन पोल कहते हैं। और ये कांस्टेंट रहेगा, हम 200 के 200 लोगों का जो जीन पोल है, एलील है, वो कांस्टेंट रहेगा, नेक्स्ट जनरेशन में भी सेम, फिर सेम, जब तक कोई डिस्टर्बिंग फैक्टर ना आ जाए, जब तक म्यूटेशन ना हो जाए, जब तक जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो जाए, जब तक हमारे बीच सपोज कोई एक नया स्पीसीज ना आ जाए इंसान का ही थोड़ा अलग तरीके से, ठीक है, अफ्रीका का पकड़ लो, या जब तक हमारे से कोई बाहर ना चला जाए, तब तक हम लोग का जीन पोल डिस्टर्ब नहीं होने वाला, हम लोग का सब सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो वही इन लोगों ने बोला कि एक पॉपुलेशन का एलील फ्रीक्वेंसी जो भी होगा वो स्टेबल होता है, इन कांस्टेंट, जनरेशन से जनरेशन कांस्टेंट रहेगा। कब, इन द एब्सेंस ऑफ डिस्टर्बिंग फैक्टर, और डिस्टर्बिंग फैक्टर 5 है, हम देखेंगे। ऑब्वियसली डिस्टर्बिंग फैक्टर नहीं है तो कोई चेंज नहीं होने वाला आपका एलील फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। सो द जीन पूल, जीन पूल मतलब क्या, टोटल जीन हम सबका, और देयर एलील इन ए पॉपुलेशन, हम सबका कोई है ही नहीं है, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक पॉपुलेशन में जो टोटल एलील जीन होगा उसी को हम कहते हैं पूल। पूल मतलब क्या, सब उसी में इंक्लूड किया जा रहा है, ऐसा समझा दिया जाता है, ठीक है। तो जीन पूल भी आपका कांस्टेंट रहेगा अगर कोई भी डिस्टर्बिंग फैक्टर नहीं है तो। इसी को हम कहते हैं, उस समय पॉपुलेशन को हम कहते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम में है। और सिंस इसको 2 साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया, इसे हम कहते हैं हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। और इस समय जितना भी फ्रीक्वेंसी एलील का वो हमेशा इक्वल टू 1 होगा। क्या, एलील फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ ऑल एलील फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ऑलवेज 1, ठीक है। सो एक एग्जांपल बता दूंगा, क्लियर हो जाएगा। देखो सो पॉपुलेशन ऑफ 20 बीटल्स, ठीक है, ईच बीटल में आपका जीन होने वाला है, एलील होगा, जीन या एलील होगा, और इनका टोटल जो भी होने वाला है इस पॉपुलेशन का 20 का उसे हम क्या बोलेंगे, जीन पूल। ओके, सो देखिए,
सो इसका देखिए एलील है ए ए ए ए। सिमिलरली इसका हेटेरोजाइगस कंडीशन में इसका हेटेरोजाइगस रिसेसिव है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। तो उन्होंने हार्डी और वेनबर्ग साहब ने बोला कि मान लो आप जो ए है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, मान लो पी और क्यू आपका दो एलील समझा रहा है। जो दो एलील हम बोल रहे हैं ना वो समझाएगा भाई पी एंड क्यू, पी डोमिनेंट समझाएगा, क्यू रिसेसिव समझाएगा। तो अब मैं आपको पूछूं कि होमोजाइगस डोमिनेंट का फ्रीक्वेंसी बताओ। जैसे जेनेटिक्स में हम टीटी लिखते हैं तो यहाँ क्या होगा, पीपी होगा। तो अगर इस वाले एग्जांपल में देखें तो क्या होगा, ए। तो इसको उन्होंने बोला ए को हम सिंस पी कंसीडर करते हैं एक ए को, सो दो ए को इंटू करने से क्या होगा, पी स्क्वायर। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील स्मॉल ए क्या होगा, क्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए को, तो क्या होगा स्मॉल क्यू स्क्वायर। और हेटेरोजाइगस का कंडीशन को हम कैपिटल ए स्मॉल ए, हेटेरोजाइगस को हम 2pq से करेंगे, हमेशा याद रख लेना, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए होमोजाइगस डोमिनेंट पी से हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इंटू तो पी स्क्वायर, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हेटेरोजाइगस रिसेसिव का क्यू स्क्वायर, और हेटेरोजाइगस, ठीक है, ये होमोजाइगस रिसेसिव था, हेटेरोजाइगस का आपका आएगा 2pq। और इनका जब आप सम करोगे, व्हेन यू सम इट, दैट इज योर पी स्क्वायर plus q square plus 2pq is always equal to 1, that is p plus q whole square equal to 1। ये हमेशा एक पॉपुलेशन का ये जो इक्विलिब्रियम है, ये जो इक्वेशन है, ये हमेशा आपका 1 ही आने वाला है, ऑलवेज इट विल कम टू 1। सो एक क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा तो आपको टेंशन नहीं होगा। अगर ये 1 से कम या ज्यादा आ गया तो समझ लो इवोल्यूशन हुआ है भैया। अगर हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन यही है और इस इक्वेशन में कुछ भी चेंजेस आया तो भाया समझ लो इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। सो देखो टोटल एलील ही 20 दे के रखा है, तो टोटल एलील ए का कितना है आपका, टोटल है 40, उसमें से कैपिटल ए है 26, स्मॉल ए है 14। सो पूछा जा रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कितना है, पी का सिर्फ, तो कितना है आपका 26/40.65 और क्यू का 0.35, 40/14 से इंटू करते हैं। सो पी प्लस क्यू कितना होगा आपका 1 होगा, पी प्लस क्यू स्क्वायर भी 1 ही होगा, ठीक है। नाउ डिटेल्स कितना था, 20 था। अब बात करते हैं जीनोटाइप में, वो तो एलील हो गए ना, अब जीनोटाइप कि ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कितना है, तो कैपिटल ए कितना है 10, कैपिटल ए स्मॉल ए 6 है और स्मॉल ए देखो ये 4 है। अब इनका फ्रीक्वेंसी निकालो, फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप ए तो 20 से 10 कितना 0.5, और इधर फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस का कितना 20 में से 6 0.3 और स्मॉल ए कितना 0.2, तो इसको भी आप प्लस करो तो कितना होगा 1, समझ रहे हो। तो इवोल्यूशन नहीं हुआ है। सो यार काफी इंपॉर्टेंट इस पे क्वेश्चन में करा देता हूँ, ठीक है। 2019 में आया था नीट में, मैं बता देता हूँ, तब आपका ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। होमोजाइगस क्या समझाओगे, पी से पी स्क्वायर, हेटेरोजाइगस क्यू स्क्वायर, ओ होमोजाइगस रिसेसिव क्यू स्क्वायर, होमोजाइगस डोमिनेंट पी स्क्वायर और हेटेरोजाइगस 2pq। तो देखो सो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपका 2019 का, ठीक है। क्या बोल कर रखा है, ए जीन लोकस हैज एलील ए, ठीक है, स्मॉल ए कैपिटल ए एलील है इसका, ठीक है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, अगर एलील ए का आपका 0.4 दे के रखा है 0.4, देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। होमोजाइगस डोमिनेंट का कितना है, मतलब ए का कितना है, मतलब पी स्क्वायर, हेटेरोजाइगस कैपिटल ए मतलब 2 से हम लिखते हैं हेटेरोजाइगस 2a दैट इज 2pq एंड हेटेरोजाइगस दैट इज हेटेरोजाइगस होमोजाइगस रिसेसिव, इसका कितना फ्रीक्वेंसी है। तो कैपिटल ए अगर 0.4 दे के रखा हुआ है तो स्मॉल ए कितना होगा आपका 0.6, क्योंकि 1 होना है इनको, तो कर दो भाई। होमोजाइगस डोमिनेंट कितना होगा, a इंटू ए कितना होगा आपका 0.16, स्मॉल ए कितना होगा 0.6 इंटू कितना होगा 0.36 और 0.4 इंटू 0.62, ये वाला हेटेरोजाइगस वाला कंडीशन, तो क्या होगा आपका 24 और यहाँ 0.848, तो ये है आंसर देखो। तो होमोजाइगस डोमिनेंट का होगा 0.6, होमोजाइगस रिसेसिव का होगा 0.36 और हेटेरोजाइगस कंडीशन का होगा 0.48। अब इसको प्लस करो, सपोज अगर आपको चेक ही करना है कि ये हार्डी वेनबर्ग के साथ मैच कर रहा है कि नहीं, तो प्लस करो तो आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। सो ऐसा सिंपल ही क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में। सो ये क्वेश्चन से आपको आइडिया मिल गया।
आप आराम से कर पाओगे। 2019 का क्वेश्चन था ये। और एक 19 का क्वेश्चन था कि वेरिएशन कॉज्ड बाय म्यूटेशन एज प्रपोज्ड बाय हुगो डी वेरेस आर, ठीक है, रैंडम एंड डायरेक्शनल, स्मॉल एंड डायरेक्शनलेस, स्मॉल एंड डायरेक्शनल एंड रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। सो क्या था आपका ये हुगो डी वेरेस का? रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। सो देख रहे हो क्वेश्चन टफ नहीं आने वाला, आप बस पढ़ते चलो, हो जाएगा। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, वो जो एक्सटर्नल फैक्टर था जो मैं बोल रहा था वो क्या है? जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन। देखो जीन माइग्रेशन मतलब क्या? अगर कोई ऑर्गेनिज्म माइग्रेट कर रहा है एक जगह से दूसरा जगह तो ऑब्वियसली उसके साथ साथ जीन भी जा रहा है, ठीक है। सो इट इज द जीन फ्लो फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर, ठीक है। जीन माइग्रेशन मतलब जीन फ्लो हो रहा है। हियर जीन फ्रीक्वेंसी इज चेंज इन बोथ पॉपुलेशन। देखो यहाँ में एक नया आ गया तो यहाँ भी चेंज होने वाला है, क्योंकि नया एक पीला वाला वेराइटी आ गया। यहाँ से कम हो गया तो यहाँ में भी फ्रीक्वेंसी चेंज होने वाला है कि नहीं? तो जीन फ्लो कब occur होगा? जब माइग्रेशन होने वाला है मल्टीपल टाइम से, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम से अगर माइग्रेशन होते रहा तो जीन फ्लो occur हो जाएगा, ठीक है। सो जीन फ्लो इज ड्यू टू जीन माइग्रेशन। नाउ जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब क्या? देखो जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब जीन फ्लो बाय चांस। अगर जीन फ्लो बाय चांस हो रहा है जिसकी वजह से काफी चेंज आ रहा है फ्रीक्वेंसी में, तो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या? जेनेटिक पूरा ड्रिफ्ट हो गया, जीन फ्लो हो रहा है बट बाय चांस। सपोज इनका पॉपुलेशन में एक लोग ने एक इंसान चल रहा है पांव से कुचल के मार दिया अचानक से, ठीक है, तो पूरा उसका जीन ही गायब हो गया, वो जो भी पर्टिकुलर एलील थे गायब हो गया वो बाय चांस। तो इसको हम कहते हैं जीन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। या फिर अगर एक पॉपुलेशन है यहाँ में, ठीक है, ये पॉपुलेशन है, कोई कारण से यहाँ से एक पॉपुलेशन जाके एक आइसोलेटेड एरिया में चला गया। सो भाई ये आइसोलेटेड एरिया में जाके अब रहेगा तो उस एरिया का एक फाउंडर होता है, ठीक है। ये पर्टिकुलर एरिया का फाउंडर है, उसको फाउंड किया और वहां रह रहा है ये स्पीसीज, तो इसे हम कहते हैं फाउंडर इफेक्ट, ठीक है। समटाइम्स चेंज इन फ्रीक्वेंसी जो होता है इज सो डिफरेंट इन दी सैंपल ऑफ पॉपुलेशन दैट दे बिकम डिफरेंट स्पीसीज। और ये ओरिजिनल ड्रिफ्टेड जो पॉपुलेशन है ये बिकम फाउंडर्स, मतलब जहां गया वो पर्टिकुलर एरिया का फाउंडर है, तो इसलिए इसे हम कहते हैं फाउंडर इफेक्ट, ठीक है। ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट म्यूटेशन, और कितना ही बताए म्यूटेशन मतलब क्या? न्यू फिनोटाइप बनेगा म्यूटेशन होने से, ठीक है। और ज्यादा जनरेशन तक म्यूटेशन होते रहा तो नया स्पीसीज ही बन जाएगा। दैट मींस म्यूटेशन लीड टू स्पेसिएशन। रिकॉम्बिनेशन पता ही है आपका, क्रॉसिंग ओवर में क्या था? जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होने वाला है तो उसके वजह से आपका वेरिएशन आएगा ही, तो ऑब्वियसली ये भी आपका हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा ही, ठीक है। एंड फाइनली श्योर नेचुरल सिलेक्शन। अगर नेचर ने एक पॉपुलेशन है मेरे 10 का, उसमें से नेचर ने 8 को मार दिया, 2 ही बचा, तो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम तो वैसे ही डिस्टर्ब होगा ना। सो यही 5 फैक्टर है, जीन फ्लो, जीन माइग्रेशन, रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, ठीक है, जो नेचुरल सिलेक्शन जो आपका हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं। सो नेचुरल सिलेक्शन भी 3 टाइप का है यार, इसका भी एक क्वेश्चन आया था। कैसा क्वेश्चन आता है? देखो सिंपल है, देखो 3 टाइप का है, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, डायरेक्शनल एंड डिसरप्टिव। बहुत सिंपल है। देखो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में क्या होता है, इस तरीके से पकड़ लो। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में क्या होता है आपका, सपोज ये अगर पॉपुलेशन है ना इस तरीके से, ये छोड़ो क्लियर नहीं हो रहा, फिगर में ही बता रहा हूँ, आई थिंक नेक्स्ट फिगर में, यहाँ में देखो स्टेबलाइज होने वाला है, मतलब सिर्फ जो मिडिल वाले कंडीशन वाले हैं, ठीक है, ये जो मिडिल कंडीशन वाले रहेंगे सिर्फ इसी को सिलेक्ट करने वाला है, मतलब नेचर ये एक्सट्रीम वाले को सिलेक्ट नहीं करेगा। डेट इज ये जो मीडियम इनिशियली में जो रहेंगे इसको फिनोटाइप को सबको सिलेक्ट नहीं करेगा, जो मीडियम रेंज में उसी को सिलेक्ट करने वाला है। डेट इज मोर इंडिविजुअल एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू, और उसी को नेचर सेलेक्ट करने वाला है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं इसे स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, स्टेबल वाला को ही सिलेक्ट करने वाला है, इसलिए इसका पी कैसा आता है, ठीक है, क्योंकि मीन वाले को लेते हैं। नेक्स्ट देखो डायरेक्शनल। डायरेक्शनल मतलब क्या, इस तरीके से अगर पॉपुलेशन कुछ भी एक चीज जा रहा है तो एक डायरेक्शन वाले को पर्टिकुलरली एक स्ट्रीम को सिलेक्ट करने वाला है। यहाँ इंडिविजुअल सिर्फ एक पर्टिकुलर स्ट्रीम का ही सिलेक्ट कर लिया, एक स्ट्रीम एक साइड का ही सिलेक्ट किया, ठीक है। वैल्यू अदर देन मीन वैल्यू, मीन वाले को नहीं लिया, एक तरफ वाले को ले लिया, उसको फेवर करता है सब केसेस में। अगर ऐसा होता है कि एक ही तरफ वाले को ले रहा है तो हम क्या बोलते हैं डायरेक्शनल। अगर मीन को नहीं लेके ये रहा पॉपुलेशन, ठीक है, हो गया ज्यादा नहीं है, ये रहा पॉपुलेशन और ये मीन को सिलेक्ट नहीं किया, सिर्फ ये 2 एक्सट्रीम वाले को सिलेक्ट करके, देखो एक्सट्रीम वाला मीन को नहीं किया सिलेक्शन और 2 एक्सट्रीम वाले को अगर सिलेक्ट किया तो इसको बोलते हैं डिसरप्टिव, क्योंकि मीन वाले को हटा दिया, एक्सट्रीम वाले को सिलेक्ट कर रहा है, इसे हम क्या कहते हैं
डिसरप्टिव सिलेक्शन। सो स्टेबलाइजिंग मतलब मीन को लेगा, डायरेक्शनल मतलब एक ही एक्सट्रीम को, एंड डिसरप्टिव मतलब क्या, एक्सट्रीम वाले को सिलेक्ट करेगा सिर्फ नेचर। ठीक है। सो देखो 2019 का क्वेश्चन कैसे घुरा के पूछा था, क्वेश्चन देखो कितना घुरा के पूछा था, देखो मैं बता रहा हूं। इन ए स्पेसिस, ठीक है, एक स्पेसिस में द वेट ऑफ न्यू बॉर्न बेबी का रेंज करता है 2 से 5 किलो। एक स्पेसिस का बेबी का रेंज करता है वेट कितना, 2 से 5 किलो। 97% जो बच्चा है, ठीक है, जिसका वेट 3 से 3.3 kg का है, वो सरवाइव कर गए, सरवाइव। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल के रखा हुआ है, वेरेस 99% इनफैक्ट जो 2 से 2.5 kg का था वो मर गए, एंड 4.5 से 5 kg के बीच में जो थे वो भी मर गए, ये 2 मर गए। और सरवाइव क्या कौन, ये 3 to 3.5 वाला सरवाइव करता है। इसका मतलब क्या, देखो ये 2 है, ये 5 है, पकड़ लो इधर से अगर आप ऐसा ग्राफ भी बना दो तो क्या है आपका, ठीक है, ये 2, सॉरी ऐसा नहीं एक्सप्लेन हो पाएगा, इधर ही देख लो, देखो यहां में ये 2 है, ये 5 है। सो 2 से 2.5 का बीच में आ रहा है वो भी मर रहा है, 4.5 से 5 के बीच में आ वो भी मर रहा है, मतलब दोनों एक्सट्रीम का मर रहे हैं। बचा कौन, बीच वाला, मीडियम वाला, जो 3 से 3.3 kg का था। सो आप खुद बताइए कौन सा नेचुरल सिलेक्शन दिखा रहा है, यही क्वेश्चन था। ऑप्शन है आपका साइक्लिकल, जो कि होता ही नहीं है, डायरेक्शनल, स्टेबलाइजिंग एंड डिसरप्टिव। अरे दो एक्सट्रीम को सिलेक्ट करके बीच वाला को सिलेक्ट कर रहा है नेचर, देखो वही सर्वाइव कर रहा है, तो क्या होगा, स्टेबलाइजिंग आपका नेचुरल सिलेक्शन। तो ऐसा क्वेश्चन कोई भी घुरा के दे सकता है कैसे भी करके, तो आपको इस तरीके से उसको गेस करना है, भाई क्या बता रहा है क्वेश्चन, एक्सट्रीम वाले जिंदा है ना, मिड वाले जिंदा है ना, दोनों एक्सट्रीम वाले जिंदा है ना, एक ही एक्सट्रीम वाला जिंदा है। यही क्वेश्चन अगर मैं आपको बोल दूं कि 3 से 3.5 एंड 2. ये दोनों मर गए, सिर्फ ये 5 किलो वाला बचता है, 4.5 से 5 किलो वाला, तो क्या हो गया आपका, तब आंसर इसका क्या होगा, तब आपका इसका आंसर होगा डायरेक्शनल। और वही मैं बोलूं कि 3.5 kg वाला मर गया और 2 और 5 किलो वाला जो है वो बच जाते हैं, तो यही क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा आपका डिसरप्टिव, 2 एक्सट्रीम सेलेक्ट होता है, डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है। सो वही है, ये एग्जांपल बस समझाने के लिए सिंपल है, जो एग्जांपल मैंने समझा दिया उससे आप समझ गए हो, आई गारंटी दिस। नाउ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, यार सिंपल है पर ज्यादा नहीं पढ़ेंगे इसको। ठीक है। देखो जियोलॉजिकल टाइम स्पेन में ये 4 पीरियड होता है, देख सकते हो इसको, और नहीं देखने से भी चलेगा, मैं बाद में याद कराऊंगा, छोड़ो इसको। ये इरास इपोक है, सब याद अभी करने का जरूरत नहीं है, बुक में नहीं है अभी। ठीक है। हाँ ये याद करना है यहाँ से, बस देखो ये याद नहीं करना है, ये याद कर देखो कि फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, नॉन सेलुलर फॉर्म आया था कब, 3 बिलियन ईयर से को पहले। सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइन ईयर आया आपका 2 बिलियन ईयर से को पहले, मतलब 1 बिलियन मतलब क्या, 1000 मिलियन, दैट मींस 2000 MOIA मतलब मिलियन ईयर्स एगो। सो फर्स्ट नॉन सेलुलर 3 बिलियन ईयर एगो या 3000 मिलियन ईयर्स एगो, और फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म कब आया आपका, 2000 मिलियन ईयर एगो या 2 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है। और यही में से कोई सेल का एबिलिटी था, ठीक है, वो ऑक्सीजन रिलीज करता था और लाइट रिएक्शन करके खाना बनाता था लाइट से, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करके। उसका बाद सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आया, लाया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आया इवोल्यूशन के दौरान। ये नहीं चाहिए एकदम, छोड़ो, यहां जान लेना है। अब ये चाहिए ये सब डाटा कि 500 मिलियन ईयर से पहले आपका इन्वर्टिब्रेट आया था, याद रखना। 450 मिलियन ईयर से पहले फर्स्ट लैंड ऑर्गेनिज्म आया था, प्लांट से पेयर होते हैं, तो प्लांट्स कब पेयर होते हैं आपका 450 मिलियन ईयर को, और इन्वर्टिब्रेट 500 मिलियन ईयर को। आर्थ्रोपोड जमीन में आया था 400 मिलियन ईयर को पहले, जोलेस फिश इवॉल्व हुआ था 350 मिलियन ईयर को, याद रखना। ठीक है। एंड लॉबफिन्स, ठीक है, लॉबफिन्स, ठीक है, ये रहा लॉबफिन्स, ये क्या है, दे कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू वाटर। ये इनिशियली में देखो ये इस तरीके से जमीन में भी आ सकते थे और वापस में पानी में चले जाते थे। ठीक है। एंड दे इवॉल्व टू फर्स्ट एम्फीबियंस, एम्फीबियंस मतलब क्या, पानी में भी रहेगा, आपका टेरेस्ट्रियल में भी रहता है। सो एम्फीबियन अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट सबसे पहला आया किससे, इससे आया, लॉबफिन से, क्योंकि ये पानी में भी रहता था और आपका जमीन में भी रहता था, तो ऐसा कोई मछली थोड़ी होता है,
पहले में था और यही जाके आपका लास्ट में बाद में एम्फीबियंस बन गया, ठीक है, जो आज का एंसेस्टर है मॉडर्न डे फ्रॉग्स एंड सैलामेंडर का, ये लोग फिन्स, और सब पकड़ा भी गया था एक, ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ। सो 1938 में याद रख लीजिएगा, 1938 में एक लोग फिन, नाम याद रखिएगा, सिलोकेन फिश, क्या 1938 में एक सिलोकेन फिश को पकड़ा गया था साउथ अफ्रीका में, विच वॉज थॉट टू बी एक्सटिंक्ट। ये लोफिन था, मतलब जमीन में भी रहता है, ये रहा, ठीक है, और आपका पानी में भी रहता है। तो लोग तो सोचे ये एक्सटिंक्ट हो गया लोफिन्स, क्योंकि कितना पुराना साल पहले आया था देखो, पर ये 1938 में पाया गया था और हाँ माना गया, हाँ भाई इसका मतलब एम्फीबियंस इसी से आया हुआ है, ठीक है। तो नाम क्या था, सिलोकेन फिश, ठीक है, ध्यान रखना ये सब। और सीवीड्स और फी प्लांट 320 मिलियन ईयर से पहले आया। एम्फीबियन से आपका इवॉल्व हुआ, रेप्टाइल्स हमको पता ही है ये चीज, ठीक है, कि पहले पीसेस आए, देखो पीसेस से एम्फीबिया आया, फिशेस देखा हमने सिलोकेन फिश, फिर एम्फीबियस से रेप्टाइल्स आया, और रेप्टाइल से आपका क्या बना, बर्ड्स भी बना और मेमल्स भी मॉडिफाई हुआ, ठीक है। डेट इज रेप्टाइल्स आया, और रेप्टाइल्स का क्या था, ठीक एक सेल था, एक अंडा हुआ करता था, ठीक है, जो आराम से सन में ड्राई हो जाया करता था। फिर से टेरिडोफाइट्स वो सब होने लगे, ये नीचे जरूरी नहीं है ये पॉइंट। एंड याद रख लेना मेसोजोइक इरा जो है ये एजेस ऑफ रेप्टाइल्स एंड जिम्नोस्पर्म, याद रख लेना एजेस ऑफ रेप्टाइल या जिम्नोस्पर्म कौन सा है, तो कौन सा इरा, मेसोजोइक इरा, बस इतना याद रख लेना। ये नीचे इनमें क्या पीरियड था। 200 मिलियन ईयर से पहले कौन है, लैंड रेप्टाइल है, फर्स्ट लैंड रेप्टाइल्स कब आया, 200 मिलियन ईयर से पहले, ठीक है, और ये फिर से पानी में चला जाता था। सो फिश लाइक रेप्टाइल्स बने कुछ, जैसे इक्थियोसोर, ये आपका फिश लाइक रेप्टाइल्स है, पानी में भी रहता है, बाहर में भी रहेगा। फिर लैंड रेप्टाइल्स डेवलप हुआ है, जैसे डायनासोर, ठीक है, बहुत सारा डायनासोर का स्पीसीज है रहा, ठीक है, टायरेनोसोरस, ट्राइसेरेप्टोप्स, नीचे सब नाम, बस एक नाम याद रख लेना है, ये सब उसका फिगर है भाई, कौन सा कैसा था देख सकते, देखना है तो देख लो, याद नहीं करने से भी चलेगा भी नीट 21 के लिए, ठीक है। सो टायरेनोसोरस रेक्स वाज द लार्जेस्ट डायनासोर, 20 फीट का होता था, ठीक है, याद रख लेना कि लार्जेस्ट डायनासोर कौन था, तो वही याद रख लेना बस, इसमें से और कुछ नहीं। जैसे मेसोजोइक एरा आपका रेप्टाइल्स और जिम्नोस्पर्म का था, तो एजेस ऑफ मैमल और एंजियोस्पर्म का कौन सा एरा है, तो सिनोजोइक एरा, याद रख लेना क्या, सिनोजोइक एरा। इसमें फिर दो पीरियड होता है, टर्शियरी क्वाटरनरी, ये क्यों नहीं बता रहा मैं, क्योंकि एक लाए से आपको एक ट्रिक में याद दिलाई दूंगा अभी, ठीक है। 65 मिलियन ईयर से पहले सडनली डायनासोर जो है डिसअपियर हो गए। कोई कहता है कि क्लाइमेटिक चेंजेस आया जो उन्हें किल कर दिया एक झटके में, उस समय भयंकर गर्मी आया और डायनासोर सर्वाइव नहीं कर पाए, और कोई कहता है कि वही डायनासोर आपका रेप्टाइल्स के फॉर्म में, बर्ड्स के फॉर्म में इवॉल्व हो गया। सो एग्जैक्टली क्या हुआ किसी को पता नहीं, गैस है बस, दो गैस, एक तो गैस है कि आपका क्लाइमेटिक चेंजेस ऐसा भयंकर हुआ कि वो सर्वाइव नहीं कर पाए, एक्सटिंक्ट हो गए, कब, 65 मिलियन ईयर से पहले। या फिर कोई कहता है कि लाए वही बर्ड्स के फॉर्म में इवॉल्व हो गए, ठीक है। नाउ कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। नाउ कॉन्टिनेंट जब पहले ड्रिफ्ट हुआ करता था, काफी कॉन्टिनेंट से अर्थ मिलकर बना हुआ टेक्टोनिक प्लेट्स, तो जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ था तो साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। इससे एनिमल क्या हो गया, ओवर रिडन हो गया बाय नॉर्थ अमेरिकन फौना। जो आपका साउथ अमेरिका का एनिमल्स थे वो नॉर्थ अमेरिका में जो प्लांट्स थे उसके लिए आराम से हो गए। सो इसके वजह से ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स जो थे वो आराम से सर्वाइव कर पाए, क्यों, क्योंकि वहां कोई कंपटीशन नहीं हुआ, क्योंकि अवेलेबल फौना पड़ा हुआ था। सो ये याद रख लेना कि ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल कैसे सर्वाइव किया, ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, जिसमें साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका को ज्वाइन कर लिया था। क्लियर है, कहानी है बस। यहां से आपको मैं अब याद करवाऊंगा ये चीज, इसलिए वहां में मैं याद नहीं करने से भी होगा बोल रहा था। इसका एक ट्रिक है, बता रहा हूं मैं, ठीक है। पहला बात तो इसको याद रख लेना, क्या है भाई, ये पल्मेस्को, पहला बात तो आप याद रख लो, पल्मेस्को, ठीक है, पल्मेस्को। 3 एरा, पल से आपका क्या, पेलोजोइक एरा, ठीक है, मेस से क्या, मेसोजोइक एरा, एंड सी से क्या, को से क्या, सीओ से आपका सिनोजोइक एरा। इसको लिख लो, मैं रब करूंगा ना,
समझाना है ना, इसलिए रब करूंगा। तो पल्मेस्को से आप 3 ईरा याद रख लेना। ऊपर में याद करते तो दिख जाता, पल्मेस्को, पेलोजोइक, मेसोजोइक एंड सिनोजोइक। अब इसके अंदर भी क्या क्या आने वाला है उसको भी आप याद कर सकते हो, सिंपल सा ट्रिक है, ठीक है। जैसे एचडीसी होते हैं ना, सब डिविजनल कमिश्नर, ऐसे याद रख लेना। एचडीसी साहब ने, ठीक है, पे 3 जाकर तड़का, एचडीसी साहब के पास जाके 3 लोगों ने तड़का मारा, ठीक है, दैट इज एचडीसी, याद रख लेना, पे 3, ठीक है, जाके, ये सीयू से लिखते हैं, से तड़का, तड़का मारा, ऐसे याद रख लेना, इसको बता रहा हूं मैं। एस से सिलूरियन, डी से आपका डेवोनियन, सी से आपका कार्बोनिफेरस, ठीक है। पे एचडीसी पे से पर्मियन, 3 टी से आपका ट्राइसिक, जा डेट इज जुरासिक, का मैंने सी लिखा इसलिए डेट इज क्रेटासियस, टर्का, फिर टी से क्या है, सिनोजोइक में टर्सरी पीरियड, एंड क्यू से क्या, क्वार्टरनरी पीरियड, ठीक है। तो एचडीसी पे 3 जाके तड़का मारो, तो मारो लिख सकते हो, बट उसका कोई मीनिंग नहीं है, सेंटेंस मिलाने के लिए लिख सकते हो। सो इसका अंदर का आप ऐसे याद रख सकते हो, पीरियड्स, ठीक है। अब याद रख लेना आराम से, क्वेश्चन कभी पूछेगा नहीं, ऐसा क्वेश्चन बुक में है नहीं, बट ये सिंस ये डायग्राम बुक में, तो बाय चांस पूछ दे, तो आपको उतना माथा नहीं मारना है ना, ऑप्शनल है, टिक करना है, तो आपको एक ट्रिक याद रख लेना, एचडीसी पे, ठीक है, एचडीसी साहब के ऑफिस पे जाके 3 तड़का मारा, एचडीसी पे 3 जाके तड़का मारा, ठीक है। और उसका क्या था आपका, पल्मेस्को, 3 हीरा का नाम हो गया। और ये सब फिगर में याद करने का जरूरत नहीं है बॉस, अभी तो सिंस एग्जाम आ गया तो क्या ही याद करोगे, थोड़ा बहुत देख लेना कि आपका टर्शियरी पीरियड का समय में ब्रायोफाइट्स आया था, ठीक है, सब देख लेना था। क्रेटासियस में डाइकोट्स आए थे, जिंगोस, जीनिटेल्स, ठीक है, हॉस्टेल, ये सब क्रेटासियस में थे। फर्न, कॉनिफर्स ये सब आपका जुरासिक में थे, देख लेना बस थोड़ा। और यहाँ में आपका ये देख रखा पीरियड, दैट इज क्वार्टरनरी, जो अभी चल रहा है, ठीक है, उसका टर्शियरी 50 मिलियन ईयर्स एगो, क्रेटासियस 100 ईयर्स एगो। तो इसी के बीच में देखो 65 मिलियन ईयर्स एगो पहले आपका डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गया था, तो इसमें भी ये नाम याद रखने का जरूरत नहीं है। और ये पीरियड का तो ट्रिक दे ही दिया मैंने, ठीक है। एचडीसी पे 3 जाके तड़का मार, ओके। नाउ कमिंग टू योर वेरी ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन का इवोल्यूशन पे आता है गाइस, यार बहुत इजी है। 2 चीज याद रख लेना है, कौन सा ह्यूमन सीक्वेंशियली कैसे इवॉल्व हुआ, क्या कैरेक्टर था उसका, और उसका ब्रेन कैपेसिटी कितना था, बस खत्म। सो देखो 15 मिलियन ईयर्स एगो पहले, ठीक है, 2 स्पीसीज मतलब आइडेंटिफाई किए गए थे, वो थे आपका ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस। तो राम वर्ड आपका इंसान का होता है, तो ये ह्यूमन की तरह होते थे, फिगर देखो थोड़ा बहुत, और ये एप की तरह होते थे, ठीक है। सो डायोपिथेकस एप लाइक होता था, रामापिथेकस मोर मैन लाइक होता था, और ये गोरिल्ला और चिंपांजी की तरह वॉक करते थे, पहले है ना ये देखो इस तरीके से। और इनके हेयर हुआ करता था उसमें, देखो चिंपांजी की तरह हेयर हुआ करता था। सो पहले ये दो इनका फोसिल्स मिला, कहाँ मिला फोसिल्स, ठीक है। तो इनका फोसिल्स मिला आपका इथियोपिया एंड तंजानिया जैसे जगह में, और माना जाता था इनका हाइट 4 फुट हुआ करता था, और ये वॉक राइट होकर वॉक करते थे, ठीक है। सो 3 से 4 मिलियन ईयर से पहले मैन लाइक प्राइमेट मिला ईस्टर्न अफ्रीका में। देन योर नेक्स्ट आया आपका डायोरामा एंड देन ऑस्ट्रोपिथेकस, नेक्स्ट याद करवा दूंगा। देखो 2 मिलियन ईयर से पहले ये मिला, ईस्टर्न अफ्रीका में रहता था, हंटेड स्टोन से करता था, बट खाता फ्रूट था, देखो, ठीक है। ऑस्ट्रोपिथेकस कहाँ मिला, अफ्रीका में मिला, याद रख लेना। स्टोन से हंटिंग करता था ये वेपन से, बट खाता था क्या, फ्रूट, याद रख लेना। क्यों बता रहा हूँ, कारण है उसका। नेक्स्ट आया क्या, होमो हेबिलिस, ठीक है, ये भी 2 मिलियन ईयर से पहले मिला, ये फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लाइक था, देखो होमो हेबिलिस, एच आ रहा है तो ये ह्यूमन की तरह बात कर रहा था, फर्स्ट ह्यूमन लाइक आपका फोसिल किसका मिला था, तो होमो हेबिलिस का मिला था, ठीक है। ये मीट नहीं खाते थे, वो फ्रूट खाता था, ये भी नेक्स्ट वाले भी आपका फ्रूटीज पकड़ लो, मीट नहीं खाते थे, पर इसका ब्रेन साइज छोटा हुआ था तो ना डेवलप नहीं होता था, तो ब्रेन साइज 650 to 800 सीसी होता था, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका इवोल्यूशन के दौरान मिला गया नेक्स्ट होमो इरेक्टस, इरेक्टस मतलब ईट, तो ये बहुत ईट था, ठीक है, ये मीट वीट सब खाता था, ईट मीट ऐसे याद रख लेना, होमो इरेक्टस।
होमो हेबिलिस एच है, दो एच है, तो वो ह्यूमन लाइक था, मीट नहीं खाता था। होमो इरेक्टस इट मीट, तो ये मीट खाता था। कब मिला? 1.5 मिलियन ईयर को। इसका ब्रेन थोड़ा ज्यादा डेवलप था, बड़ा था, तो ये 900 सीसी का था। वो पहले कितना था? 650। ठीक है, 650 to 800। नेक्स्ट होमो निएंडरथल्स। ठीक है, इसे निएंडरथल एनिमल्स भी कहते हैं इसे। ठीक है, 1 लाख से 40,000 साल पहले मिला। इसका ब्रेन और ज्यादा डेवलप था, 1400 सीसी का। ठीक है, ईस्ट और सेंट्रल एशिया में रहता था। ये अपने आप को हाइड करते थे प्रोटेक्ट करने के लिए, इस तरह से चमड़ा उमड़ा लगा लेते थे अपने बॉडी में एनिमल्स को मार के, और ब्यूरिड देयर डेड्स। और इन लोगों थे ये जो निएंडरथल मैन जो थे, इनका कोई मरने से ये अंतिम संस्कार सब लोगों को दफना देते थे। इनमें ये कैरेक्टर था। ठीक है, तो निएंडरथल से इनसे याद रख लेना, नीचे दफना देगा, इनसे नीचे दफना देता था। और फाइनली निएंडरथल से आपका ओरिजिनेट हुआ मॉडर्न स्पीसीज दैट इज होमो सेपियन, जो कि हम लोग मॉडर्न में हैं, जो कि आया 75 to 10,000 ईयर्स अगो। ठीक है, और सॉरी एंड प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप हुआ अराउंड 18,000 ईयर्स अगो, और एग्रीकल्चर ह्यूमन सेटलमेंट ये सब स्टार्ट हो गया 10,000 साल पहले से। ठीक है, इस तरह से काफी गुफा में आपको दिखाई देगा आर्टिंग किया हुआ। ठीक है, सो देखो नाउ 2-3 का आपका ब्रेन कैपेसिटी का पता है, मैं इसको भी एक ओवरव्यू करा दूंगा। यहाँ से देखो इसका ट्रिक क्या है। ठीक है, सो इसका जो ट्रिक है मैं लिखवा देता हूँ आपको। दो तरीके, एक ही से याद रख लेना। देखो यहाँ लिखवा रहा हूँ मैं, कहाँ गया? याद रख लेना, डू रिमेंबर, लिख लो, डू रिमेंबर, मतलब यही बात है। डू रिमेंबर एप्पल हैज, do remember apple has essential, do remember apple has essential nutrients, ठीक है, for human। ये ट्रिक से आप याद रख सकते हो। सो डू से क्या है? ड्रायोपिथेकस। ठीक है, ड्रायोपिथेकस, अरे यार ये ले लेता हूँ। डू से ड्रायोपिथेकस, आर से क्या है? रामापिथेकस, ए से क्या? उसके बाद आपका क्या? ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया। हेज से क्या आ गया आपका? एच से याद रख लेना, होमो हेबिलिस का बात कर रहा है। फिर ई एसेंशियल से याद रख लेना, होमो इरेक्टस। फिर एन न्यूट्रिएंट से, एन से याद रख लेना, होमो निएंडरथैलस। ठीक है, और एच से याद रख लेना, ह्यूमन से मतलब क्या? होमो सेपियंस। सो ये सीक्वेंस आप ये ट्रिक से याद रख सकते हो कि याद रखो एप्पल में एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। डू रिमेंबर एप्पल हैज एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, सो ये कुछ बातें थे। और भी कुछ कैरेक्टर है क्या लेटने से? आई थिंक जो कामदायक जितना भी था मैंने करा दिया। उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स अगर है तो मैं देखता हूँ। लेट मी सी, जस्ट अ सेकंड। ओके, एक्स्ट्रा पॉइंट्स का बात कर रहा हूँ मैं, जस्ट लेट मी सी। और एक बार देख लो ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। सो मैं बता दे रहा हूँ मैं एक बार। ठीक है, ड्रायोपिथेकस आपका कब आया? 15 मिलियन ईयर्स अगो। कब आया? 15 मिलियन ईयर्स अगो, 15 मिलियन ईयर्स अगो पहले। ठीक है, मोर एप लाइक, ये मोर ह्यूमन लाइक हुआ था। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस आपका ईस्ट अफ्रीका में मिलता था, 3 से 4 मिलियन ईयर्स पहले आया था। 4 फीट होते थे। ठीक है, ये, और इसका ब्रेन कैपेसिटी याद रख लेना 500 सीसी। नेक्स्ट होमो हेबिलिस, ये टूल मेकर हुआ करते थे। इनका ब्रेन कैपेसिटी कितना देखा हमने? 600 से 800 सीसी। नेक्स्ट होमो इरेक्टस। ठीक है, तो ये फर्स्ट वैसे थे, ये आया कब? इरेक्टस मीट ईट करता था, और ये फ्रूट ईट करते थे ये लोग। ठीक है, ये भी मीट नहीं खाता था, सिर्फ ये खाता था। 1.5 मिलियन ईयर्स पहले आया। ठीक है, ये आपका मीट खाता था, और ये इन्हीं कैटेगरी में आपका आता था जावा मैन। याद रख लेना, जावा मैन, पेकिंग मैन। क्वेश्चन बाय चांस पूछता है कि जावा मैन, पेकिंग मैन कौन सा कैटेगरी का है? तो होमो इरेक्टस। फिर आपका आया होमो निएंडरथैल्स, और इसका इरेक्टस का कितना क्रेनियल कैपेसिटी? 900 सीसी, इसका 1400 सीसी निएंडरथैल्स का। ठीक है, और हम लोग तो मॉडर्न है ये हैं, और निएंडरथैल से आपका ओरिजिनेट हुआ ह्यूमन, मॉडर्न प्रेजेंट डे ह्यूमंस। सो आई होप गाइस, और एक बार यहाँ अच्छे से क्विक रिवीजन करवा दिया ताकि आपका दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है, सो एक कंपैरिजन ये देख रखा है फिगर, एक कंपैरिजन ऑफ स्कल ऑफ एडल्ट ह्यूमन। ये देखो, ये एडल्ट ह्यूमन है, और बेबी चिंपैंजी ये एंड एडल्ट चिंपैंजी। देखो ये ह्यूमन का स्कल है, और ये देखो बेबी चिंपैंजी का स्कल है। तो देखो कितना सिमिलर दिखाई दे रहा है ऑलमोस्ट। हालांकि एडल्ट में थोड़ा बहुत स्कल इसका एक्सटेंड हो गया, देखो चेहरा भी एक्सटेंड हो गया,
बट बेबी में देखो तो ह्यूमन और चिंपांजी कितना मिलते जुलते हैं, ठीक है। सो द बेबी चिंपांजी का स्कल जो है वो दे आर मोर लाइक एडल्ट ह्यूमन स्कल, ठीक है, रेदर देन दी एडल्ट चिंपांजी स्कल। तो इससे पता चलता है कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज चिंपांजी भी थे। इवोल्यूशन का बात है भाई। सो गाइस इसी के साथ चैप्टर होता है खत्म। आई होप यू लाइक द वीडियो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, एंड मिलते हैं अगले चैप्टर दैट इज एनिमल किंगडम के साथ। वो तो फुल ट्रिक से पढ़ लेंगे, एक बार में हो जाएगा। और आई कैन एश्योर यू दे कि अब वो चैप्टर एनिमल किंगडम टफ नहीं लगेगा आपको, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, बेस्ट ऑफ लक।